बहुत सारी इंजरीज हम लोगों ने सुना है कि बच्चा जिम में गया, बैक पेन आ गया, उसके बाद पता लगता है कि अल्टीमेटली उसकी सर्जरी हो रही है। डेडलिफ्ट कर रहे थे और डेडलिफ्ट करते करते उनको उसी समय शियाटिक कंप्रेशन क्रिएट हुआ और वो वहीं के वहीं ही वाज लाइक स्टक। तो अगर आप 10-10 20-20 किलो के वेट्स नीचे से उठाते हैं और उससे हैवियर वेट्स उठाते हैं तो यू कैन इमेजिन आपके बैक पे कितना लोड हो रहा है। वैसे जी बच्चे आजकल लेट के मोबाइल देखते हैं या लेट के जो टीवी देखते हैं उस लेवल तक नेक खराब हो चुका है कि मुझे भी रिहैबिलिटेट करते हुए 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो भी उनकी नेक में वो से प्रॉब्लम परमानेंटली जा नहीं रही है। अच्छा जी, आपको अब तक का डेडलीस्ट केस कौन सा है? मतलब यू वर स्केयर्ड कि ये क्या हो गया, मैं कैसे करूँगी? तो वो पूरा टाइम अगर कान पे इस तरीके से बात कर रहे हो आप तो द एंटायर मस्कुलर सिस्टम्स आर बीइंग, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा चक्कर, इतने ज़्यादा कि मतलब वो द मोमेंट ही यूज्ड टू स्टैंड वो वापस उसको बैठना पड़ता था, वो इतने सीवियर चक्कर आ रहे थे उसे। कुछ ऐसी आप कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज ऑडियंस को बता सकते हैं जो कि डेली? ये हाथ सीधा करिए, अपने हाथ को के अंगूठे को सिर्फ ये करिए, जस्ट कीप डूइंग दिस द होल डे। क्या आपने चमत्कार देखे हैं? डॉक्टर साहब मेरे को सियाटिका है, डॉक्टर साहब मेरी नीज़ में बहुत दर्द है, नी रिप्लेसमेंट करानी है, डॉक्टर साहब मेरी एल्बोज टूट गई, डॉक्टर साहब हाथ में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर साहब लिम्स मेरे वीक है, डॉक्टर साहब मेरी नेक में बहुत पेन रहता है। डॉक्टर साहब का जवाब क्या होता है? सर्जरी? सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लो। आपने चमत्कार देखे होंगे, सुने होंगे, आज आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ मैं जो कि साक्षात खुद एक चमत्कारी शक्तियों का भंडार है। 100 नहीं, गलती, 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स और 22 इयर्स का एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और शक्तियाँ ऐसी कि 1000 मरीजों को सियाटिका रिप्लेसमेंट्स, ये सर्जरी रिवर्स कर देती है। इवन लिगामेंट टियर भी आप एक्सरसाइजेस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा है, देखिए हमने सुना तो है सुपर ह्यूमन, सुपर पावर्स, हम इनको सुपर ह्यूमन या सुपर पावर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने ठीक किया है उनके लिए तो ये भगवान से कम नहीं है। तो आए मिलते हैं आज वर्षा खन्ना जी से। कुछ लोग इनको भगवान बोलते हैं। वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द निकनैक शो में। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन तो हम एक छोटी सी 2 लाइनों में तो क्या आपका इंट्रोडक्शन करें, हम चाहेंगे कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि मैक्सिमम ऑडियंस जिसको ज़रूरत है, आज बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है, हर घर में, हर परिवार में किसी ना किसी को जॉइंट्स की, बोन्स की या ऑर्थोपेडिक रिहैब की ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। जी, 1000 तो आई वुड नॉट से, 1000 से बहुत ज़्यादा, यू कैन से मोर देन 5000 8000 पीपल, मुझे याद भी नहीं है। 22 सालों में कितने लोगों को ठीक कर चुकी हूँ, कितने लोग मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर चुके हैं। और कुछ नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ बहुत हाई एंड कैटेगरी के लोग हैं जहाँ पर सर्जरीज़ रिकमेंडेड थी। मैं नी रिप्लेसमेंट्स, बैक की सर्जरीज़ रिकमेंडेड थी। शियाटिक केसेस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, तो शियाटिका रिवर्स करने में मुझे, अगर पेशेंट बहुत जल्दी आ रहा है मेरे पास, तो मुझे 2 से 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शियाटिका रिवर्स करने 2 से 3 दिन में आप रिवर्स कर देते हैं? यस, जहाँ पर आपको सर्जरी रेकमेंडेड है वहाँ पर मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं सिर्फ। और लोग हैरान होते हैं आप करते क्या हो, आई मीन उन लोगों को ये समझ ही नहीं आता। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस इज कम्प्लीटली अ साइंटिफिकल प्रोसेस, दिस इज कंप्लीट साइंस। साइंस के हिसाब से हम लोग चलते हैं। मैं एक ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा काम है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करवाना। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का मतलब होता है कि एक टर्म जो मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगी, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर हाइपोट्रोपी। हम लोग उस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, दैट इज़ मस्कुलर हाइपोट्रोपी। उसका मतलब होता है हमारी जितने भी मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन्स, जॉइंट्स बेसिकली अगर हम बात करें, और मसल्स, दे आर टिश्यू जो कि रीग्रो कर सकते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो रीग्रो कर सकते हैं। जब हम इन पे काम करते हैं तो ये रीग्रो करना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भगवान की कृपा समझिए या कुछ भी, कि मुझे उस चीज़ में 22 सालों में करते करते उस लेवल की एक्सपर्टीज़ आ चुकी है कि आई जस्ट हैव टू सी पेशेंट्स वंस,
उसमें मुझे बस उनका एमआरआई एक चाहिए होता है और बस उनका पेशेंट चाहिए मुझे सामने, और मेरे लिए बहुत ईजी है उनको डायग्नोस करना कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, कितना ग्रॉस हो गया है तो प्रॉब्लम। इसमें मेडिसिन भी इन्वॉल्व है या सिर्फ? एट टाइम्स अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डीप पेन में आए हैं मेरे पास तो शुरू में मेडिकेशंस डॉक्टर्स के साथ में चलते हैं, तो हार्डली फॉर 5 डेज 7 डेज, उसके बाद धीरे धीरे पेन इतना सबसाइड हो जाता है कि मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रेजुअली। वैसे व्हाट इज़ बेसिकली मसल कंडीशनिंग? मसल कंडीशनिंग होता है कि हम लोग जैसे मैंने बोला मस्कुलर हाइपरट्रोफी इज़ अ टर्म जिसमें हम मसल को ग्रो करते हैं। तो इट इज़ नॉट एक्सरसाइजेस, तो देखिए आप नेट पे जाइए, इंटरनेट पे पूरा इंटरनेट भरा हुआ एक्सरसाइजेस से, योगास, यू हैव योगा पोस्टर्स, यू हैव जिम में आप लोग एक्सरसाइजेस के आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी और एक्सरसाइजेस हैं जो कि सारे लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं इंटरनेट पे कि डू दिस फॉर योर बैक, डू दिस फॉर, बट व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी, उसको कौन सी, वी हैव 620 मसल्स इन बॉडी, हम लोग ऐसे ही किसी को ट्रीट नहीं कर सकते। अब 620 में से आपकी कौन सी 5 मसल वीक हैं, कौन सी 600 वीक है, दैट वी हैव टू सी। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी मसल सबसे ज़्यादा वीक है, कौन सी इंजर्ड है, उसको हमने कैसे रिहैबिलिटेट करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। तो डे 1 से हम लोग कोई बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइजेज नहीं शुरू करते हैं। दिस इज़ वेयर द एक्सपर्टीज इज, कि हम लोग उसको बहुत स्लोली एंड सॉफ्टली वी अप्लाई फोर्स ऑन द मसल, फिर डे 1 से ही वो मसल हमारे को रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है एंड ग्रेजुअली द टिश्यू ग्रोज और वो पेन सबसाइड हो जाता है। तो इसीलिए चाहे वो नी के जॉइंट्स हों, चाहे वो एंकल जॉइंट्स हों, चाहे वो नेक पेन्स हों, चाहे वो स्प्रेन्स हों आपको, या फिर कितने केसेस में मैंने नी रिप्लेसमेंट्स रिवर्स किए हैं, कितने केसेस में स्कोलियोसिस। इंडिया में मुझे नहीं लगता, ट्रस्ट मी, मैंने इतनी जल्दी किसी को स्कोलियोसिस रिवर्स करते हुए देखा है। स्कोलियोसिस बैक का एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बैक जो है वो कर्व हो जाता है, एस शेप का कर्वेचर बन जाता है। तो मुझे उसको रिवर्स करने में मुश्किल से 2 महीने लगे थे, जबकि आप इंटरनेशनली भी अगर कहीं पर जाते हैं स्कोलियोसिस इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होता है। तो इंडिया में दिस इज एक्सेप्टेबल? Yes, it is आई हैव acceptable. नेवर हर्ड ऑफ This kind of art, no, yes, this is the only problem. ये आर्ट ना हम लोगों के फिजियोथेरेपिस्ट के पास होने चाहिए थे। बेसिकली ये फिजियोथेरेपी से डिफरेंट है? फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा एडवांस फील्ड है ये। फिजियोथेरेपी में ना दे आर मोर मशीन डिपेंडेंट राइट नाउ। दे यूज अल्ट्रासोनिक मशीन्स, दे यूज IFTU मशीन्स। उन चीज़ों की हेल्प से वो लोग पेन को सबसाइड करने में लगे रहते हैं। दे डू नॉट वर्क ऑन द रूट कॉज। मेरा काम रूट कॉज पे वर्क करना है कि वाई द मसल्स आर सो वीक दैट दे आर द बोन इज एक्चुअली डेविएटिंग। तो वो मेरा काम मसल्स पे करना है। मेरा काम ही मसल्स से है। तो जब मैं मसल पे वर्क करना शुरू करती हूँ तो धीरे धीरे वो इतना क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जब व्हेन यू गो स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी ऑथेंटिक वे, अगर आप आराम से एक स्टेप अहेड चलोगे तो सारे मसल रीअलाइन होते हैं और वो पूरे स्पाइन को रीअलाइन करते हैं। फिर तो इज इट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और वन टाइम प्रोसेस कि It हम depends on एक the बार case. करके It छोड़ depend- दें हाँ, या नहीं, हमें बार बार करना पड़ेगा? इट डिपेंड ऑन द केस। सपोज मैं स्कोलियोसिस की बात करती हूँ, इंडिया में आपको स्कोलियोसिस ठीक करने वाले लोग हार्डली, आई थिंक, वो नहीं मिलेंगे। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, मैंने बहुत सारे स्कोलियोसिस रिवर्स किए हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, ये यंग यूथ बच्चों का प्रॉब्लम है, स्पेशली यंग गर्ल्स, 13-14 ईयर्स की गर्ल्स से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो स्पेशली उन गर्ल्स में ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है उस एज से लेकर जैसे जैसे अगर आप एज में बढ़ते रहते हैं ना, तो स्कोलियोसिस को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूथ में अगर हम लोग उसको कैच कर लेते हैं तो इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ 2 months। डू पीपल नो अबाउट स्कोलियोसिस कि ये Yes. हमें है और हमें ठीक करना है? येस, कई केसेस में ना बहुत सीवियर डेविएशन हो जाता है, एंगल इज़ मोर देन 70 डिग्री 60 डिग्री। उस केस में स्कोलियोसिस को रिवर्स करना थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। हमें पता ही नहीं चलता 30-40 नहीं पता है, विजिबली दिखता है 30-40 भी, 20 तक हमें नहीं दिखता है। 30-40 का डेविएशन फिर भी हमें बैक में थोड़ा थोड़ा आपको फील होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर 50-60 तक का कर्वेचर आ चुका है, उन केसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट येस इट इज़ रिवर्सिबल। कुछ केसेस में, आई वुड से 90% केस में इट इज़ रिवर्सिबल। 10% केसेस में सिर्फ हमें थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेना पड़ता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। उन केसेस में थोड़ा सा आई वुड से कि उतना सक्सेस रेट नहीं आ पाता, क्योंकि वो उसको हम लोग कंजाइटल इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि वो बाय बर्थ ही इतना ज़्यादा ख़राब है, बाय बर्थ ही स्पाइन उतना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन 90% केसेस में हम लोग उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में
बहुत बहुत सारे केसेस स्कोलियोसिस के, शियाटिक कंप्रेशन के, लिगामेंट Basically, जो ये टियर्स। आपकी स्टडी है, इट्स वर्किंग अपॉन की जो चीज़ बर्थ के बाद हुई है उस पे यू आर वर्किंग, या यस यस यस, Congenital कंजाइटल, यस चीज़ों पे हाँ, उस पे यस नहीं यस, होएगा नहीं ये। कंजाइटल इश्यूज पे ना हम लोग कई बार ये इसी, इट इज़ एनाटमी, आप ये कोशिश करिए समझने की, जो भगवान ने मुझे स्केलेटल सिस्टम दिया है, जो मस्कुलर सिस्टम दिया है, अगर उसी में कोई डिफ़ॉल्ट है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो डिफ़ॉल्ट या फिर वो प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ किया है जनरेट, जैसे हम अपने पॉस्चर से कई बार करते हैं, कई लोग आपने देखे होंगे जिनके पॉस्चर्स ऐसे होते हैं, यू नो, वन शोल्डर इज गोइंग अप एंड वन शोल्डर इज गोइंग डाउन, दे डू नॉट नो इट। उन लोगों के हैबिट होते हैं, कितने लोगों के हैबिट है टेबल पे ऐसे हाथ रख के और काम करने का। बहुत सारे लोग हैं जिनके पॉस्चर्स ठीक नहीं है, उसकी वजह से उनके बैक में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब 100% रिवर्सिबल है। अभी मेरे पास एक रीसेंट केस था जिसमें एक फीमेल थी जिनको बार बार UTIs हो रहे थे, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो वो UTIs हो रहे थे, तो उन्होंने इट इज़ वेरी एबनॉर्मल कि आप UTIs एक्सरसाइजेस से कैसे ठीक कर सकते हो, यू नो, कोई सोच भी नहीं सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि उनके यूरिनरी ब्लैडर की मसल इतनी वीक हो चुकी थी कि बार बार यूरिन जो है वो रिलीज़ पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा था। यूरिन वॉज देयर, स्टक देयर, 20% 30% रेजिडुअल यूरिन जो है वो ब्लैडर में ही रह रहा था, और वो बार बार इकट्ठा होते होते वो वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बस अब स्टार्टेड वर्किंग ऑन द यूट्राइन मसल्स। मुझे मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते लगे हैं, वो यूट्राइन मसल्स में थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया, वो यूरिन प्रॉपर्ली रिलीज़ कर रहे हैं, अब UTIs बंद हो चुके हैं। अब इसमें मैं बोलूँ कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट येस साइंस है, विच इज़ मस्कुलर साइंस। जैसे जैसे हमारी बॉडी में हर जगह मसल्स हैं, वी हैव 620 मसल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में हर जगह मसल्स है, मे इट बी योर आइज, मे इट बी योर abdomen, मे इट बी योर हार्ट इज़ अ मसल, इट इज़ अ कार्डियक मसल, हार्ट पे भी हम आराम से काम कर सकते हैं। आप दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो कि आपके हार्ट के आर्टरीज़ के अंदर जो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि जो फैट वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक्स होते हैं, उसको रिवर्स कर सके, या उसको वहाँ से निकाल सके, या उसको वहाँ से मिटा सके। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, वो एक बाईपास रूट बनाते हैं, तो ताकि जो है आपका ब्लड वहाँ से निकल सके। वो क्लियर, उस क्लॉगिंग को वो क्लियर नहीं कर सकते हैं। Only by regular exercises we can declog the arteries. Basically, we can control triglycerides and cholesterol Yes, also. yes, everything we can control It's a by need of an hour. yes by systematic matter. ये चीज़ मैं चाहूँगा कि एक हमारी ऑडियंस के लिए आप मैसेज दे दीजिए जी जी कि जो हम लोगों के ट्राइग्लिसाइड्स हैं या ये जो फैट एक्यूमुलेशन जो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस मतलब ये इशू तो आजकल किड्स में भी देखा है मैंने। हाँ, सी फैट के लिए आपने बहुत राइटली बात की। मोस्ट ऑफ द लाइक इंडियंस, आप बहुत सारे, चाहे वो यंग अडल्ट्स हों, चाहे वो ओल्डर अडल्ट्स हों, मेल्स हों, फीमेल्स हों, सबको फैट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं। यंग अडल्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा ओबेसिटी के केसेस आ रहे हैं। अब उसमें भी एक्सरसाइज, अब आप सोचेंगे कितने लोग, हम लोग हैं ना सिर्फ वेट लॉस के पीछे भागते हैं, स्केल को देखते हैं कि हमारा स्केल कितना लॉस हुआ है, हमने 5 kg लॉस किया, हमने 6 kg लॉस किया। दे डजंट लुक एट द फैट परसेंटेज ऑफ द बॉडी, वो उसको देखते ही नहीं है, और करते क्या है, वो स्केल लॉस करने के चक्कर में अपना सारा मसल मास लॉस कर जाते हैं। तो उस केस में वो एडवर्सली इफेक्ट कर देता है। इफ़ आई टेक द केस ऑफ अनंत अंबानी, सपोज मोस्ट पॉपुलर केस ऑफ द इंडिया यू कैन से, उनके केस में क्या हुआ कि जब उन्होंने वेट लॉस शुरू किया, व्हाट आई फील, उन्होंने इतना एग्रेसिव डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, कैलोरी डेफिसिट्स रखे हैं, और बहुत एग्रेसिवली कार्डियो ट्रेन किया है। उसकी वजह से उनका, ही हैज़ लॉस्ट, नो डाउट अबाउट इट, रिसेंट ईयर्स बैक ही हैज़ लॉस्ट कपल लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट, बट वो वेट लॉस होने की वजह से उन्होंने अपने हेल्थ लॉसेस साथ साथ किए, क्योंकि उन्होंने सारा मसल लॉस कर दिया। एंड दिस इज़ द रीज़न नाउ ही हैज़ gained that much of fat again, that much of the body shape is not at all, the body is not in shape at all, body has gone to the level where he cannot reverse it now. तो अब उस लेवल तक उनकी बॉडी जा चुकी है, उसको रिवर्स करना बहुत बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक राइट पैटर्नाइज ट्रेनिंग से मसल को वापस स्टेप बाय स्टेप रीगेन करते हुए ही उनकी हेल्थ को हम लोग वापस रीगेन कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस इंडिया में बहुत सारे हैं। ही इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, हम लोगों के सामने एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उनके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज हैं, सारे ट्रेनर्स हैं, सारे मेडिसिन हैं, सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं,
फिर भी वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं अपनी हेल्थ पे वापस? वो सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि साइंस बैकअप वर्कआउट नहीं किया है, साइंस से बैक्ड उन्होंने एक्सरसाइजेस नहीं की हैं. दिस इज़ द रीज़न ही हैज़ लॉस्ट कम्प्लीटली द मसल्स ऑफ द बॉडी. और जब अब वो कुछ भी एफर्ट करना चाह रहे होंगे अगेन बाय कंट्रोलिंग हिज डाइट और मे बी बाय एक्सरसाइजिंग हार्ड, तो वो उस लेवल तक वापस अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं. बॉडी इस लेवल पर आ चुकी है अब कि वो अब तो वो मूवेबल भी नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, आई शुड नॉट से दिस, बट उनके लिए मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो गया है. क्या अभी उसके ऊपर काम किया जा सकता है? 100%. आई मीन अनंत अंबानी जी जैसे केसेस मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली कम से कम मोर देन 100 पीपल हैव डन. इतने लेवल ऑफ ओबेसिटी से वापस हम लोग उनको नीचे लाए हैं. मेरे पास काफ़ी टेस्टिमोनीज भी हैं उस चीज़ के लिए. तो उस लेवल से वापस, लेकिन इट टेक सम टाइम. इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस. जिस तरीके से अपने बॉडी से फैट गेन किया है उसी तरीके से धीरे धीरे डी एक्यूमुलेशन होता है, उसी तरीके से बॉडी से धीरे धीरे फैट जाता है. ओवर अ कपल ऑफ मंथ और ओवर 6 months अ ईयर ऐसे नहीं होता है. बट येस, अनंत अंबानी के केस में आई वुड से कि विद इन लाइक गिवन मी अ चांस, इफ़ आई कैन गो एंड मेक हिम एक्सरसाइज, तो मेरे लिए मुश्किल से जस्ट अ ईयर आई कैन गेट हिज हेल्थ बैक टू द लेवल ही हैज़ इट अर्लियर. ही इज़ यंग. सबसे बड़ी बात यह है ही इज़ यंग. He is in age where the things can be reversed easily. He has to take the legacy forward. Yes, he has to take India's legacy forward. Ambanis are like the future of India. So अच्छी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ. जी ये आर्ट जो है, हम विद्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको साइंस बोलते हैं. जी. कहाँ से आप में आए? कैसे इसकी, मतलब बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कैसे? स्टार्टिंग आई वुड से मुझे बचपन से एक्सरसाइजेस का बहुत शौक था. बचपन में मैं बहुत नेशनल लेवल एथलीट रही हूँ, दिल्ली चैम्पियन रही हूँ. सो उस लेवल से एक्सरसाइजेस का शुरू से शौक था. एंड इन माई फैमिली दे आर ऑल डॉक्टर्स. तो फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, और मुझे एक एम्बिशन था कि नहीं, मुझे एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ने हैं इन एनी फॉर्म. तो करते करते मुझे बाय गॉड्स ग्रेस कुछ ऐसा अचीव हुआ जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी कर सकती हूँ और उसको मेडिकली साथ में अलाइन कर सकती हूँ. हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस कोर्स कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है? बायोमैकेनिक्स. माय ब्रदर वाज ऑलरेडी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. वो अपना मास्टर्स कर रहा था वहाँ से. ही इज़ अ वेटनेरियन, तो मास्टर्स कर रहा था अपनी वहाँ से मुझे ही कॉल्ड एंड सेड कि देर आर सम लेक्चरर्स दोज हु वांट टू कंडक्ट अ कोर्स ऑन बायोमैकेनिक्स and resistance strength. So are you interested? They are doing a very good anatomically good exercise patterns. So are you interested to come over and do it? So I asked my father to go. Then मेरी over phone बात हुई brother से 3-4 बार that yes, I would like to come and join that course. और मैंने अपनी सारी जो भी मेरी यहाँ से documentations थी वो send करी. I was selected. I'm the only Asian to be selected in that course. और वो 1.5 साल का कोर्स था जिसके लिए मैं वहाँ रही लंदन में. और 2 महीने का वहाँ पे इंटर्नशिप्स करवाते हैं वो लोग. 2 महीने इंटर्नशिप्स किए. कोविड के आसपास हम लोग ये कोर्स कर रहे थे. तो वो कोर्स का आई मीन दैट हैज़ चेंज एक्चुअली द पैटर्न द रिहैबिलिटेशन शुड बी. वो उस डॉक्टरेट वी कैन कॉल योर डॉक्टर? No, you cannot call me a doctor. It's not doctorate. It was masters in human biomechanics. Human biomechanics क्या होते हैं? बॉडी की हल्की सी भी मूवमेंट, मैंने ये हाथ अगर यहाँ से यहाँ भी मूव किया है तो कौन से मसल्स मूव हो रहे हैं, किस एंगल पे मूव हो रहे हैं, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं. तो उन ह्यूमन बायोमैकेनिक्स और उसको रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ, यानी कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ. बायोमैकेनिकली एक्यूरेट एक्सरसाइजेस इसी को ही बोलते हैं. सो एक्यूरेट एक्सरसाइजेस का मतलब हुआ कि अगर सपोज यू आर कमिंग विद अ बैक पेन टू मी एंड आई एम गिविंग यू एक्सरसाइजेज जो मैं आपको खड़े होकर सारी एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, तो मैं आपको रेक्टिफाई कहाँ से करूँगी जब आपकी बॉडी में खड़े होने की स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपकी बैक में खड़े होने की स्ट्रेंथ ही नहीं है. तो दैट वेज आई हैव टू सी व्हाट लेवल ऑफ द पेशेंट इज. वी हैव टू डू लाइंग एक्सरसाइजेस. वी हैव टू समटाइम इन्वॉल्व a couple of things to rehab and regenerate the strength in muscles. तो ये तो बहुत यू कैन से इट इज़ अ वेरी जैसे आप दवाई खाते हैं ना, जैसे आप
1 mg 2 mg करके दवाई का डोजेज हम लोग बढ़ाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइजेस का डोज भी 1 mg 2 mg करके बढ़ता है. इट इज़ दैट शार्प, दैट प्रिसाइज. बेसिक से एडवांस यस, इट इज़ वेरी प्रिसाइज. मैं एक भी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा या कम नहीं दे सकती. ये उतना एक्यूरेट होता है जैसे कि मेडिसिन का डोज होता है ना, शायद उससे भी ज़्यादा शार्प और प्रिसाइज होता है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ बाय मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस. दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग. तो ये दिस इज़ माय एक्सपर्टीज़ इन. और कुछ अभी अगर लास्ट एक रीसेंट केस आपसे डिस्कस करूं विच आई वुड लाइक टू. मैंने एक पेशेंट अभी पीछे लास्ट ईयर डील किया था जिनको when he was going to urine तो to urinate तो उनको बार बार he was passing out, वो faint out हो रहे थे. उनके साथ एक बार हुआ, 2 बार हुआ, then he was upset and एक बार वो finally गिर गए and he had some injuries here. Then he went to hospital, he was upset and went to hospital. बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे टेस्टिंग. ऑब्वियसली जब आप फेंट होते हो तो ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी टेस्टिंग होती है फिर. तो बहुत सारी टेस्टिंग हुए, सब कुछ ब्रेन में सब कुछ सही था. एवरी थिंग वॉज गोइंग, आई मीन एवरी डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर इज़ द प्रॉब्लम. किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था. आई वुड नॉट नेम हियर, वो दिल्ली के मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर्स के पास भी गए थे और ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन वो केस किसी को भी नहीं समझ आ रहा था. समहाउ वो केस रेफ़र होकर मेरे पास आया. सो उस केस में मुझे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हार्डली टुक मी एन आवर, और विद इन अ वीक ओनली आई रिकवर्ड दैट केस. सिर्फ मुझे एक हफ़्ता लगा उनकी बॉडी को समझने में कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. तो वो प्रॉब्लम बस मुझे जैसे मैंने समझी, इट वाज बिकॉज ऑफ द शियाटिक नर्व. उनका नर्व जो है इरिटेट होकर उनके यूरिनरी ब्लैडर के नर्व को कंप्रेस कर रहा था. तो वो रेक्टिफाई किया एंड देन ही वाज सॉर्टेड एंड ही वाज लाइक ही I mean, such an excellent art. yes, I mean, I was So so, savior. yes. This is my passion now. Now healing people is not my passion now. मेरे को अब पैशन तो एक्चुअली अभी जैसे आपने बताया है, भी मेरे को स्टार्टिंग से बचपन से एक्सरसाइज का शौक था. उसके बाद मेरे को एक मौका मिल गया तो मुझे तो 3 इडियट वाली मूवी याद आ जाती है जी कि अपने पैशन के हिसाब से अगर चलेंगे आगे, बिल्कुल पैशन विल पे यू समथिंग. और आपको तो वैसे भी एक आर्ट मिली है जी जी जो कि हाँ, आपने ये जैसे God भी बताया सा, कि एशिया में आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू हैव दिस पर्टिकुलर आर्ट. yes, ये जैसे एक रोबोट बनते हैं ना, रोबोट के ऊपर एक काम किया जाता है, एक पूरा उसके ऊपर टैग डाला जाता है, या रोबोट के फंक्शंस को कैसे किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करवाना है. उस हिसाब से आप तो मैं समझता हूँ एक मसल्स आर्टिस्ट मैं बोल सकता हूँ. हाँ, you yes, वो ऑर्थोपेडिक रिहैब नहीं, मसल आर्टिस्ट. तो मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए ये चाहूँगा कि कुछ नोटेबल कुछ नाम मुझे ऐसे बताइए आप please. What? I mean, I can repair your muscles. I mean, you can call me muscle mechanic. I mean, I can repair your muscles and can reverse anything which is related to your muscle and joints. कुछ ऐसे नाम बताइए ना हमारी ऑडियंस को. Oh. कुछ दिल्ली में हम दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली है, गुड़गांव है, या कहीं पे भी. हमने सुना है आप दुबई भी जाते हैं. डेफिनेटली मैं दुबई जाती हूँ. सिंगापुर में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. टोक्यो रिसेंटली मैं अभी कर रही हूँ कुछ पेशेंट्स को. कुछ मैं नाम निकालना चाहता हूँ. कुछ नाम दिल्ली से कौन से नाम मैं बताऊँ, आप बताइए. दिल्ली में सबको ही है क्या? नहीं तो प्लीज़ आप दिल्ली से कुछ प्लीज़ नाम बताइए हमारी ऑडियंस के लिए. ठीक है, डेफिनेटली. सी, एक्शन बालाजी ग्रुप के साथ मैं फॉर्मली रिलेटेड हूँ, एक्शन हॉस्पिटल बालाजी ग्रुप के साथ. उनके MDs सारे मेरे साथ रिलेटेड हैं. मैं उनकी फैमिली को पर्सनली जाके रोज़ देखती हूँ क्योंकि कुछ काफ़ी इश्यूज़ थे बीच में, तो वो मैंने रेक्टिफाई किए हैं. तो मैं अब काफ़ी सालों से उनके साथ इन्वॉल्व हूँ. तो हॉस्पिटल जाने का इसीलिए मौका नहीं मिलता है क्योंकि मैं, अगर आप इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं हॉस्पिटल के ओनर्स के साथ ही हूँ तो दे वुड नॉट वांट मी टू गो देयर, यू नो. तो इसीलिए मैं उनके साथ हूँ. मैं स्टोनेक्स ग्रुप के साथ फॉर्मली रिलेटेड हूँ. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स, उनके साथ एसोसिएटेड हूँ. बीइंग अ लेमैन आई विल से, जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि विदाउट सर्जरी हम लाइफ को और बेटर लीड कर सकते हैं? देखिए, पता है प्रॉब्लम कहाँ है. डॉक्टर्स का ना एक लिमिटेड स्कोप है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का एक लिमिटेड स्कोप है. आप अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, दे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी मेडिसिन्स, कि मेडिसिन से वो आपको
पेन रिलीफ करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी इंजेक्टेबल, कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं देन दे विल बी डूइंग इंजेक्टेबल्स. थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी सर्जरी, कि अगर आप उसके इंजेक्टेबल्स के बाद भी बोल रहे हैं कि मेरा पेन नहीं जा रहा है, देन डॉक्टर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना बेचारे. देन दे विल से कि ठीक है, यू गो एंड जस्ट गेट अ सर्जरी डन. कितने लोग मेरे पास इतने ऐसे आए हैं, कितने लोग जिनके सर्जरी के बाद भी पेन्स नहीं गए. हमने देखा है आपका, हमने डेटा जो निकाला है, आपने बहुत सारे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के पेशेंट्स को आपने उनकी सर्जरी रिवर्स कर दी. हाँ. कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो तो यही बताता है. जी, मेरे पास एक केस थे लास्ट ईयर जिसमें मैंने जो पेशेंट थे जिनका मैं नाम बता रही थी कि यूरिन से रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम था, उनको रिवर्स करने के लिए मुझे मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ लगे थे. और बाकी उनके अलावा बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जहाँ पर नी के रिप्लेसमेंट्स के लिए बहुत कॉमन केस है आजकल. इंडिया में और ना तो हर नी घर में रिप्लेसमेंट को तो ladies का ऐसा कर दिया है, इस तरीके से पॉपुलराइज या एडवर्टाइज करते हैं नी रिप्लेसमेंट को कि मैंने होर्डिंग्स लगे हुए देखे हैं कितनी जगह मैं कि आपसे वही एक दिन पूछना पे चाह रही एडमिट हूँ, करिए हाँ, और नेक्स्ट डे छुट्टी करिए. इट इज़ दैट क्विक. आई मीन हाउ कैन यू डू इट? आई मीन जहाँ रिप्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है, हाउ कैन यू प्रेशराइज द पेशेंट टू गेट इनटू रिप्लेसमेंट्स. बहुत आसानी से हम लोग नी प्रॉब्लम्स को भी रिवर्स कर सकते हैं. येस, एक कंसिस्टेंट एक्सरसाइज का प्लान और एफर्ट चाहिए होता है. 2 से 3 महीने लगते हैं, कई जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन्स में होते हैं पेशेंट्स तो 2 से 3 महीने भी लगते रॉकेट हैं. साइंस नहीं है ये. तो इसीलिए हाँ, कोई जादू नहीं है, बट येस जादू से कम नहीं है. सर्जरीज से बचा जा सकता है कम्प्लीटली, और 90% केसेस सक्सेसफुल होते हैं. 90%. मेरे करियर में आज तक एक भी केस मैं अनसक्सेसफुल नहीं रही हूँ अपने करियर में आज तक भी. जितने लोग मेरे पास आए हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आए. एक फीमेल थी, आई रिमेंबर, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव. हो क्या रहा था कि वो कंसेप्शन कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे यूट्रस में बेबी का ग्रोथ बढ़ने लगता था तो वो शी वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी. तो उस केस में किसी ने मुझे रेफ़र किया और मैंने वर्क किया उस केस पे. हो क्या रहा था, उनके यूट्राइन मसल्स इतने वीक थे. एक तो आजकल डाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है ना, फीमेल्स बहुत ज़्यादा डाइट्स में जाती हैं तो मसल वैसे ही लो हो जाता है सबका. तो डाइट इतने फॉलो करने की वजह से मसल स्ट्रेंथ, यूट्राइन मसल्स के स्ट्रेंथ था ही नहीं कि वो बेबी को होल्ड कर पाए. जैसे ही उनका बेबी 1.5-2 मंथ्स के आसपास होने लगता था वैसे ही वो फॉल आउट हो जाता था. तो मैंने बस यूट्राइन मसल्स को स्ट्रेंथ किया एंड देन शी वॉज एबल टू होल्ड द बेबी. नाउ शी हैड अ स्वीट गर्ल. उसका बर्थडे भी था लास्ट ईयर. तो बस यही तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है. डॉक्टर्स को ये नहीं समझ आता है कि इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन शायद, और इतने सालों में मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने बीच में रुकूंगा कि सॉल्यूशन अगर है तो एक बिजनेस पार्ट बीच में है. जी डेफिनेटली. जैसे अभी हम होर्डिंग्स देखते हैं हर जगह, नी रिप्लेसमेंट के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, रोबोटिक सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज है, आप सारी चीज़ें जिसको नहीं भी कराना होगा. हाँ, वो उसको इतना फैंसी बना दिया एक्चुअली कि 2 दिन में मतलब आप जा सकते हैं. 5-स्टार ट्रीटमेंट है, वर्षा की 5-स्टार यस. मतलब लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने करवाए हैं, वो सर्जरी के बाद भी इतने पेन में रहते हैं. हार्ड वर्क तो लगा नहीं है. हाँ एक्चुअली उसने एक सिंपली लेटना है, ऑपरेट कराना है और घर वापस जाना है. लेकिन आप उस पेशेंट शायद नी, गॉड फॉरबिड ऐसा हो भी ना आपकी फैमिली में कोई नी रिप्लेसमेंट्स या कोई रिप्लेसमेंट्स के केसेस हों, कि कम से कम 2 से 3 महीने पेन रहता है पेशेंट को फिर भी सर्जरी के बाद भी. और वो पेन को जाने के लिए ही डॉक्टर एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं. डॉक्टर्स बोलते हैं कि नाउ यू एक्सरसाइज. सो व्हाई नॉट बिफोर सर्जरी. क्योंकि डॉक्टर्स का यहाँ मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे यहाँ के फिजियोस को या फिर ट्रेनर्स को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो साइंटिफिकली ट्रेन करके उनको रिवर्स कर सकते हैं. बट आप तो एशिया में एक है. हाँ वही. You are the only one in Asia. I was not aware that I am only one in the Asia. But you know this? But in 22 years I couldn't find anyone who is doing this. I couldn't find anyone. तो मुझे realize हुआ, oh why, I mean I am the only one, nobody else is doing. जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू हुई ना, तब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि शायद और कोई ये कर ही नहीं रहा है.
तो उन्होंने आपको बोला नहीं, यू आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर? yes, so many people have said me कि कि मैम ये कैसे कर लेते हो आप, I mean ये कैसे आपने लर्न किया, या ये हो गया, मतलब कुछ लोगों के तो ऐसे ही रिएक्शन तो हो गया, ये ठीक हो गया तो वो रिएक्शंस मेरे लिए बड़े बहुत 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 अच्छे हैं. I mean वो दैट मेड माई डे एक्चुअली. ऐसे रिएक्शंस मुझे बहुत सारे मिलते हैं कि मैम हो भी गया. Have you ever received any pressure from any of the hospitals that basically you are taking their business? You are a threat to doctors. Yes, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ, मैं उनसे कंट्रारी वर्क कर रही हूँ. वो सर्जरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सर्जरीज़ को हटाने के लिए लोगों के पीछे पड़ी हूँ. तो बहुत सारे लोग हम लोगों को मुझे अप्रोच करते हैं कि डॉक्टर्स तो मेरे लिए थोड़ा सा obviously they would not recommend me, they would not recommend my name to anyone, क्योंकि they don't want people should come to me and know any such person is existing. Ultimately their business is hurting. So yes, and तो they have certain targets. Yes, हर हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सो सॉरी अगर आप डॉक्टर्स काफ़ी सुन रहे होंगे, we are not specific, we are not generalizing to anyone, but this is what we have heard. This is basically the commercialization, and this is what the things have herd mentalities. Yes. If you talk to any of the laymen, they'll usually say the head of the departments usually have certain quotas. Targets. Yeah. Yes. So that's why they are under pressure. But Yes, there comes a question how to find you now. मतलब लोगों के साथ प्रॉब्लम है, instead of going to doctor they come to you. How this should is we the find reason you? I'm here on your platform announcing here that एक ऐसा आर्ट एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन थ्रू रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बोलते हैं. ये एक ऐसा आर्ट है जो कि एक्सरसाइजेस से आपकी मसल्स को, आपके जॉइंट्स को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकता है, एज न्यू बना सकता है, एज न्यू एज यू वर यंग, उतना हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. मेरा स्पेशलाइजेशन है गायरेट्रिक केसेस में, यानी कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं जिनकी मसल बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं, उनमें मेरा स्पेशलाइजेशन है उनको रिवर्स करने का. जो नी रिप्लेसमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास एक टेस्टिमोनी भी है, जो नी रिप्लेसमेंट मैंने 72 ईयर्स, ही वाज 72 ईयर्स व्हेन ही वाज रिकमेंडेड अ नी रिप्लेसमेंट, और मुझे 2 महीने लगे थे उनको रिवर्स करने में, और ही इज़ कम्प्लीटली पेन फ्री एंड स्टिल गोइंग टू मैनेज हिज ऑफिस एवरी डे. ही इज़ नाउ 76, एवरी डे गोइंग टू ऑफिस एंड डूइंग सो, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस बिग नेम इन इंडिया. सो मैनी पीपल नो हिम. तो वो सब केसेस जो हैं मैंने रिवर्स किए हैं, सक्सेसफुली रिवर्स किए हैं, और अभी भी मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस. Yes, it is. मैं ऐश्वर्या राय जी की बात करते हैं. हाँ, yes. जैसे अभी आपने अनंत अंबानी सर की बात करी, तो ऐश्वर्या राय मैडम, इनका भी अभी एकदम से वेट लॉस होने के बाद, और आप अगर वेट उनको गेन, उनके करियर की पीक में देखेंगे ना, जब वो अपनी करियर की पीक में थी, तो वो आपने अगर आप उनकी पिक्चर्स भी देखेंगे तो शी वाज सुपर लीन, आई मीन सुपर लीन विद ऑल 6 packs and very very beautiful body. And now why she is not able to get back to her health again? Why क्या वो लूज़ नहीं कर सकते हैं वेट जब सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ कर रही हैं? Why she is not able to do one thing? Why she is not able to get the health back in the manner she has to? She is the most renowned model of India. She was the most beautiful. She is still the most beautiful lady I've ever met. I've ever seen. She's the most beautiful lady I've ever seen. But मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ना राइट डायरेक्शन में उनका फिटनेस प्रोग्राम चला नहीं. जब आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम्स में पुश करते हो, एक्सट्रीम्स में डाइट करते हो, तो बॉडी का एक रेपरकर्शन निकलता है, जिसकी इट इज़ बेसिकली हमारे जो सेल होते हैं ना, जो फैट सेल्स होते हैं, दे आर परमिएबल, वाटर परमिएबल होते हैं ये. तो जब आप इतना एक्सेस उसमें से वाटर विड्रॉ करते हो, तो उसका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनता है बॉडी का. वो ये करता है कि वो जितना आपने उसमें से वाटर निकाला है अपने आप को लीन करने के लिए, वो उससे डबल द अमाउंट वाटर हर बार स्टोर करेगा, क्योंकि उसको लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, व्हाई आई एम डिहाइड्रेटिंग, व्हाई द वाटर. यस, दैट इज़ व्हाई. जब आप 2 से 3 ऐसे एफर्ट लगा लेते हो क्रैश डाइट्स वाले अपने वेट को लॉस करने में, सो 3rd 4th एफर्ट के बाद बॉडी एक रेजिस्टेंस फेज में चली जाती है, जो अनंत अंबानी के केस में भी हुआ कि वो रेजिस्टेंस फेज में जा चुकी है. अब बॉडी विल नॉट रिप्लाई ईजिली टू क्रैश डाइट्स. अब क्या आप आधी रोटी से भी कम खाएंगे? क्या वो भी नहीं खाएंगे.
खाना ही नहीं खाएंगे डाइट तो इतना भी एक फैशन बन गया है, मतलब Yes, मतलब yeah, it is. एवरीबडी वांट टू हैव जीरो फिगर, Yes, yes. सबको ड्रेसेस पहननी है, मुझे ऐसे रहना है, सबको बहुत young दिखना इन है, स्पाइट ऑफ funny हैविंग बेबी मुझे तो मतलब मदर नहीं दिखना है, आई वांट टू लुक Yes, सो यंग, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर न्यू जनरेशन फॉर डाइट्स? यस आई मीन सी आप करिए पोर्शन कंट्रोल करिए, आप डाइट कंट्रोल करिए, लेकिन ऐसे डाइट्स कंट्रोल मत करिए जिससे आपका सारा मसल लॉस हो जाए। मसल कैन वी लॉस से करने कि से हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें और डाइट्स कम करें? यस एनी हाउ होता ही यही था। आप देखिए, आप अपनी अपनी एक जनरेशन पीछे जाइए, हम लोगों की जो दादी नानीज थी, दे यूज टू वर्क अलॉट, घर का इतना काम होता था फिजिकल वर्क कि उन लोगों की इतनी इतनी ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होते थे। बट नाउ दिस जनरेशन दे वांट टू लुक सुपर लीन। सुपर लीन होने का जो ट्रेंड आ गया है ना, आई मीन सुपर लीन, नॉर्मल लीन नहीं। जब तक माधुरी दीक्षित वाला ट्रेंड था कि यू नो दे वर लीन, दे वर नेचुरली लीन, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपने लिए नहीं कर रहे थे, दे वर ब्यूटिफुल, दे वर नेचुरली लीन। बट अब जो ट्रेंड आ गया ना अपने आप को सुपर लीन रखने का, ये बॉलीवुड में बहुत बहुत हर यू सी एनी वन, यू सी आलिया भट्ट, you see anyone, though they are all, I mean, this thin. Why Kareena Kapoor is not able to get back to the original level she was? उन्होंने भी एक लेवल पे अपनी बॉडी को 6 पैक वाले जोन में लेके गई थी, 0 फिगर वाले जोन में लेकर गई थी। अब क्यों नहीं ला पा रही हैं वो वापस अपनी बॉडी? क्या वो डाइट नहीं कर सकती हैं? क्या वो उतना कंट्रोल अब नहीं कर सकती हैं जितना पहले करते हैं? वो सब कर सकती हैं, बट नाउ द बॉडी इज़ इन रेजिस्टिव फेज। अब वो रेजिस्टेंस वाले फेज में आ चुका है। अब वो कितना भी क्रैश डाइट कर लें, वो अपने आप को रिवर्स करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो हियर कम्स द प्ले ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज़ वो जब तक अपने मसल पे वर्क नहीं करेंगे ठीक से, वो नहीं रिवर्स कर पाएंगे, रीगेन नहीं हो पाएगी मसल्स। तो हमें तो इस चीज़ का बिल्कुल पता ही नहीं था, ये तो जब आपसे बात करिए तब ऐसा भी पता लगा कि ऐसा भी होता है। एक्चुअली साइंस है, ये साइंस है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट प्रोपोगेटिंग दिस साइंस। ये साइंस है, बुक्स में सब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस साइंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई मीन बेसिक साइंस ना हमारी बॉडी को, मुझे लगता है बच्चों को बचपन में ही पढ़ाने चाहिए कि हमारे मसल्स हैं, हमारे मसल्स में अगर कोई इंजरी होती है तो उसको हम हील कर सकते हैं, आराम से हील कर सकते हैं। वैसे ये आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने लोगों को आप ट्रेन करते हैं? बेसिकली आपके स्टूडेंट्स ही हो गए? ऑनलाइन सेशंस है? ऑनलाइन सेशन से तो मैं पूरे इंडिया, अब्रॉड, मेरे इंटरनेशनल ऑनलाइन सेशंस हैं बहुत सारे। तो मैं मॉर्निंग, आई स्टार्ट माई डे बाय मॉर्निंग लाइक 4:30 एंड देन मैं पूरा दिन लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ, रिहैबिलिटेशन चलता रहता है बहुत सारा। सो मेरा जो एक्सपर्टीज़ अब जो मेजरली, ओबेसिटी इज़ वन पार्ट ऑफ माई वर्क, कंट्रोलिंग ओबेसिटी, कंट्रोलिंग फैट इज़ वन पार्ट ऑफ माई वर्क। माई मेन वर्क इज़ नाउ गेटिंग इन टू रिहैबिलिटेशन, बिकॉज मैं ये बहुत ज़्यादा देख रही थी कि लोग बहुत बहुत ईजिली जो है एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक ने कुछ कहा है, दूसरे ने कुछ कहा है, तीसरे ने कुछ कहा है, डॉक्टर्स के ओपिनियन आपस में ही नहीं मिल रहे हैं रिगार्डिंग अ पेशेंट। तो वो बेचारे इतने कंफ्यूज होते हैं। फिर जब वो मेरे पास आते हैं उनको लगता है कि ओके फाइन, हाँ कुछ तो समझ आ रहा है, यस हाँ कुछ तो समझ आ रहा है, एंड इट्स ओके टू गिव इट अ ट्राई। तो जब वो फील करते हैं कि विद इन अ वीक और मे बी 10 days उनको डिफरेंस आ गया है, देन द थिंग्स गो ऑन और वो फिर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई ऐसा केस बता सकते हैं जहाँ डॉक्टर्स ने कह दिया कि दिस आप सर्जरी से भी नहीं ठीक हो सकते, आपकी जो इंजरीज़ है वो सर्जरी भी क्योर नहीं कर सकती, और वहाँ पे आपने क्योर कर दिया हो? सी सर्जरीज नहीं क्योर कर सकती, ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं। आई मीन कई केसेस में ना डॉक्टर्स परफॉर्म नहीं कर सकते सर्जरी। सपोज मेरे पास एक पेशेंट थे जिनके हार्ट में कुछ इशू था, तो डॉक्टर्स वो ब्लड थिनर्स पे थे, इस वजह से डॉक्टर्स उनको सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट ही वॉज इन डीप पेन। उनको हुआ क्या था, मैं आई वुड लाइक टू नेम दैट पेशेंट। हुआ क्या था, मैं क्लियरली बताती हूँ, नी में उनको सर्जरी रेकमेंडेड थी। मैं ना उनको देखने नहीं जा पा रही थी बिकॉज ऑफ माई ओन बिजीनेस, मैं बहुत बिजी चल रही थी। मैंने उनको देखा नहीं और 1 महीने के गैप के अंदर अंदर उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवा लिया। एंड नी रिप्लेसमेंट कराने, बहुत फेमस हॉस्पिटल से नी रिप्लेसमेंट्स कराए। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद इतने पेन में थे वो नीज़ को लेकर कि वो ही हैज़ टू कॉल मी एंड से कि मैम नहीं जा रहा है पेन। तो फिर मैं उनको ये अश्योर किया, आई वॉज़ नॉट इन दिल्ली दैट टाइम, मैं दुबई थी उस समय। तो आई अश्योर्ड कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी तो आई विल मीट यू। इन द मीन वाइल मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, उन्होंने खुद ही बोला कि मेरा ना शोल्डर भी कुछ ठीक नहीं फील हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा दिन लेटा रहता हूँ नीज़ की वजह से, तो मुझे शोल्डर में भी कुछ प्रॉब्लम साथ साथ लग रही है, तो यू कम एंड टेल मी।
तो इन द मीन वाइल मैं 2 से 3 दिन, जितने दिन में उनके पास जा पाती, उतने दिन में उन्होंने 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि पेन अनबेयरेबल था शोल्डर में। तो 2-3 डॉक्टर्स को दिन को दोबारा से दिखाया, उन्होंने दोबारा यही बोला कि अब शोल्डर में भी इंजरी आ चुकी है और इसकी भी सर्जरी रिकमेंडेड है। शोल्डर में उनको लिगामेंट टियर हो गया था, ग्रेड 3 लिगामेंट टियर था। तो ही वॉज सो अपसेट, ही देन कंटिन्यूसली कॉल्ड मी कि मैम नी का तो दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है सर्जरी के बाद, शोल्डर की सर्जरी और बोल दी डॉक्टर्स ने, तो मुझे क्या करना है। तो उस केस में फिर मैंने जाकर शोल्डर रिहैब किया, शोल्डर बिल्कुल ठीक किया, ग्रेड 3 का लिगामेंट टियर था, उसको रिवर्स किया, वो शोल्डर बिल्कुल ठीक है। नीज़ को ठीक करते 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 मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि नीज़ में जब हम लोग किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को हम कट कर देते हैं, तो हम उसकी पोटेंसी ऑलरेडी कम कर रहे हैं ना। अगर हमने अपने मसल को पूरा डाइसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, तो उसका जो स्ट्रेंथ था हमारे को दोबारा से शुरू करके स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ता है फिर। तो पोस्ट सर्जरी तो यही, अगर हम पहले कर लें, पहले अगर सर्जरी से पहले जब आप लोगों को थोड़े थोड़े नी पेन्स शुरू होते हैं, थोड़े थोड़े उठने बैठने में तकलीफ शुरू हो रही है, बॉडी हमेशा हमें वार्निंग साइंस देती है, बॉडी हमेशा हमारे को बताती है कि कुछ ना कुछ गलत शुरू हो रहा है या होने वाला है, या आपको वो लगातार, अगर सपोज नेक पेन्स हैं, वो लगातार आपको समझाती है कि कुछ ना कुछ साइंस ऐसे आ रहे हैं कि यू नो थिंग्स आर नॉट ओके, थिंग्स आर नॉट ओके। अगर आप उसी फेज़ में बॉडी को जल्दी से रिकवर कर लेते हैं तो थिंग्स आर वेरी इजी। जब आप एक्सट्रीम्स में जाएंगे किसी भी चीज़ की, तो परेशानी, दिक्कत बढ़ती ही बढ़ती है। कुछ ऐसी आप कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज ऑडियंस को बता सकते हैं जो कि डेली, जैसे हम ऑफिस में हैं, खाली बैठे हैं, घर में खाली बैठे, जैसे कि हल्की हल्की हम लोगों बॉडी की में मूवमेंट रहे। एक हाँ, strength, अपनी कुछ मसल्स, बेसिक एक्सरसाइज, यस, बेसिक एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी होती है, मैंने आपको बोला कुछ ना। आप 1-2 बैठे बैठे, जैसे यूजुअली कभी हम कॉफ़ी पे बैठे होते हैं तो खाली बैठे मोबाइल कर लिया, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज। देखिए, हाँ, आपने मोबाइल की बात की तो मैं मोबाइल की, हाँ, हैबिट बन चुकी है मैं कि जैसे इस अब हम टॉपिक पे शायद बात करना चाहूँगी डेफिनेटली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स मोबाइल यूज़ वाले आते हैं, बहुत सारे। अभी रिसेंटली जो केस हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा चक्कर, इतने ज़्यादा कि मतलब वो द मोमेंट ही यूज्ड टू स्टैंड, वो वापस उसको बैठना पड़ता था, वो इतने सीवियर चक्कर आ रहे थे उसे। तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया, सब जगह बात की, मैं उससे तब तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ था, तो सारे डॉक्टर्स ने उनको सीटी स्कैन किया, ब्रेन के सीटी स्कैन्स किए, सब कुछ किया, तो डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ आया, ना ही ब्रेन स्कैन्स में कुछ आया, बट उसके चक्कर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। देन डॉक्टर्स ने मेडिकेशन, ऑब्वियसली वर्टिगो की मेडिकेशंस दे दी, उनको वर्टिगो बोल दिया कि वर्टिगो हो गया है, मेडिकेशंस दे दीजिए और लेटे रहिए। तो बट काफ़ी 8 से 10 दिन के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। देन समहाउ हम लोग कनेक्ट हुए, मैं मिली उस पेशेंट से, और जब मैं मिली तो मुझे आई जस्ट अंडरस्टूड कि इट इज़ जस्ट मोबाइल डैमेज, यू नो, ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल। कुछ फ़ोन्स ना थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं, कुछ हमारे जो आईफोन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े नॉर्मल वेट के होते हैं, कुछ फ़ोन्स थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं। तो उस समय वो कोई सैमसंग फ़ोन यूज़ कर रहे थे विच वॉज क्वाइट हैवी, तो वो पूरा टाइम अगर कान पे इस तरीके से बात कर रहे हो आप, तो द एंटायर मस्कुलर सिस्टम्स आर बीइंग डैमेज्ड। तो वही हुआ, वो यहाँ से नर्व्स और मसल्स सारे डैमेज हो गए, और नर्व डैमेज होने की वजह से उनको चक्कर आने लग गए लगातार। तो मैंने सिर्फ उनको एक सिंपल एक्सरसाइज बताई थी कि हाथ सीधा करिए, अपने हाथ को, अंगूठे को सिर्फ ये करिए, just keep doing this the whole day. if you have excess use of, if you're Yes, the using- phone. This is using antidote phone. for your phone. This exercise is antidote for your phone. हाथों को सीधा करके सिर्फ ये करिए। अगर आपको नेक पेन्स भी हैं फ़ोन यूजेज की वजह से, तो दिस इज़ अ हम वेरी देखते हैं, सिंपल, कहीं पे भी जाते हैं, सब हर ऐसे कोई, लगे, दिस सब ऐसे इज लगे। आजकल की लाइफस्टाइल का सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही यही है, ओवर यूजेज ऑफ गैजेट्स, ओवर यूजेज ऑफ फ़ोन। चाहे हम आईपैड्स देख रहे हैं, हम अपनी मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, हम लैपटॉप देख रहे हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, सारे जो लोग काम कर रहे हैं 8-8 9-9 घंटे एक ही टेबल चेयर पे बैठ के, यस वही हो गया। यस, आप पूरा काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे हैं, आप कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम्स पे बैठे हैं, 8-8 9-9 घंटे मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आप बैठे हुए हैं। कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं, कार में आप अपने ऑफिस में हैं तो आप बैठे हुए हैं, तो बैठे 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 योर बैक इज स्क्रूड, बैठे 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 योर नेक इज स्क्रूड। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप स्ट्रेंथ नहीं करोगे तो धीरे 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 मसल विल इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ऑफिस है, बेसिक कुछ एक्सरसाइजेज ना हमारे को डेली बेसिस पे कर, अगर सपोज मेरा 6 से 8 घंटे, मुझे पता है मेरा 6 से 8 घंटे बैठने का काम है, तो मुझे थोड़ी सी कंडीशनिंग अपनी बैक की करनी पड़ेगी,
थोड़ी सी कंडीशनिंग मुझे अपनी नेक की करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं वर्षा जी? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पे हाँ डेफिनेटली मतलब इस पे हम लोग एक दो कुछ ऐसी बहुत कॉमन सी बैक ब्रिजिंग होती है, बहुत एक बेसिक एक्सरसाइज है जिसको हम ग्लूट ब्रिजिंग बोलते हैं। तो वो बेसिक एक्सरसाइज है, सम ग्लूट ब्रिजिंग कैन बी डन, सम साइड स्लाइडर्स, यानी कि एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लेग को साइड टू साइड रोटेट करके थोड़ा सा बैक को स्ट्रेच करते हैं। तो वन स्ट्रेच एंड वन स्ट्रेंथ इज बेसिकली रिक्वायर्ड। लेकिन अब वही ये कंडीशन अप्लाई होता है ना, हर किसी केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई बार ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं कि ऑलरेडी बैक में सीवियर पेन है, तो हम बैक ब्रिजेस नहीं करा सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, हाँ यस, इट इज़ एक्चुअली वेरी पर्सनल टू एवरीवन। सो बहुत बहुत कॉमनली बट ये लोग केसेस मेरे पास आते हैं कि ओवर यूजेज ऑफ फ़ोन्स के, ओवर यूजेज ऑफ देयर लैपटॉप्स, बैठे बैठे रहना कम से कम 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कई लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एंड देन दे आर कंप्लेनिंग मैम पूरे लेग में दर्द आ रहा है, पैर नम हो रहे हैं, हाथ नम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस विल गोना हैपन। वर्षा जी, आपको अब तक का डेडलीस्ट केस कौन सा है? मतलब यू वर स्केर्ड कि ये क्या हो गया, मैं कैसे करूँगी? डेडलीस्ट केस अभी रिसेंटली ही था, जो कि मैंने वन पर्सन केम टू मी, उसका टेस्टिमोनी है मेरे पास। जब वो मेरे पास आया था तो वो एक स्टेप भी चलना उसके लिए मुश्किल था, और उसको इंजरी जिम में ही हुई थी। तो मैम कुछ जिमिंग के बारे में बता दीजिए। बहुत सारी इंजरीज हम लोगों ने सुना है कि बच्चा जिम में गया और बैक पेन आ गया, उसके बाद पता लगता है कि अल्टीमेटली उसकी सर्जरी हो रही है, या ये बहुत से बच्चे आजकल या बड़े भी डेडलिफ्ट मैं डेडलिफ्ट अभी भी है, और बहुत हैवी वेट्स जब ये प्रोटीन हम लेके बहुत एक एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसमें ही मस्ट बी लाइक 33 ईयर्स ओल्ड, और वो जब मेरे पास आए थे ही वाज डूइंग अ डेडलिफ्ट एक्चुअली। डेडलिफ्ट? यस, थोड़ा आप वॉल्यूम तेज करके हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए मैडम। वो एक डेडलिफ्ट कर रहे थे, और डेडलिफ्ट करते करते उनको उसी समय शियाटिक कंप्रेशन क्रिएट हुआ, और वो वहीं के वहीं ही वाज लाइक स्टक, जिसको बोलते हैं ना स्टैचू हो गए एकदम। और वहाँ से डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हुए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डॉक्टर्स के पास गए। मेरे पास उनका टेस्टिमोनी है, मैं आपको दिखाएंगे हम लोग। डॉक्टर्स के पास शफल होते होते हर किसी ने सर्जरी रेकमेंड कर दिया, और सर्जरी रेकमेंड करने के बाद ही वाज लाइक ऑब्वियसली ही डिडंट वांटेड टू गो फॉर सर्जरी सो क्विक। तो उन्होंने काफ़ी और लोगों से आसपास पूछना शुरू किया, तो किसी ने समहाउ मुझे कनेक्ट कर दिया। ही केम टू मी व्हेन ही हैड लाइक 6 to 7 डेज़ उनकी इंजरी को हो चुके थे जब वो मेरे पास आए। तो 7th डे पे जब वो मेरे पास आए तो वो एक भी स्टेप नहीं चल पा रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मेरे सेंटर में जब ही एंटर्ड तो थोड़ा सा, बिकॉज वो चल नहीं पा रहे थे, तो आसपास के जितने भी आर्टिफैक्ट्स लगे हुए थे, चीज़ें लगी हुई थी, वो सारा तोड़ दिया था उन्होंने, बिकॉज उनका इम्बैलेंस इतना ज़्यादा था, ही इज़ नॉट एबल टू बैलेंस हिमसेल्फ, तो सारा टूट गया था आर्टिफैक्ट। तो इस लेवल से देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम। इट टुक मी ओनली अ कपल ऑफ वीक्स, नाउ ही इज़ ऑल गुड बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत जल्दी रिकवर किया उन्होंने। मुझे उनका शियाटिक कंप्रेशन खोलने में 3 से 4 सेशंस लगे, और बस उसके बाद नाउ ही इज़ एक्सरसाइजिंग एंड गोइंग गुड। सो प्लीज़ आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सेंसिबली एक्सरसाइजेस करिए, बहुत सेंसिबली जिमिंग करिए। जब हम लोग नीचे से कोई भी वेट उठाते हैं, इवन इफ़ वी आर पिकिंग अ पेन फ्रॉम अ ग्राउंड विच इज़ वेइंग सपोज 10 ग्राम्स, उसका 9 टाइम्स जो है ना वेट लोड वो हमारी बैक पे डलता है, उसका 9 टाइम्स। अगर मैंने एक 10 ग्राम का पेन फ्लोर से उठाया है तो 90 ग्राम का प्रेशर वो मेरी बैक पे डाल रहा है। तो अगर आप 10-10, 20-20 किलो के वेट्स नीचे से उठाते हैं और उससे हैवियर वेट्स उठाते हैं, तो यू कैन इमेजिन आपकी बैक पे कितना लोड हो रहा है। या तो आपकी बैक उतना स्ट्रेंथ हो, या तो आपकी बैक में उतनी पावर हो, उतनी कंडीशनिंग करी हो आपने, so you can do it. If your back are not that condition, the muscles are not that condition, so please do not go for heavy exercises. Deadlifts are not meant for everyone. Please athletic performance में जो लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, but हर कोई deadlift perform नहीं कर सकता है। बिना deadlift किए भी पूरी exercises हो जाती हैं, पूरी gymming हो जाती है। So please do not go overly into it. And what are the rigid exercises we are doing apart from हर the किसी का अपना शौक है अंकित जी। अब कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, कोई लीन रहना चाहता है, कोई बहुत बड़े बाइसेप दिखाना चाहता है, तो ये तो आप यही समझिए कि बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वर्षा जी, प्रोटीन लेके, अमीनोज लेके, क्रिटीन लेके, विच गिव्स अ वेरी शॉर्ट टर्म
boost to the body? मैं ना तब तक रेकमेंड नहीं करूँगी ये सब चीज़ें जब तक आपने कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं जाना हो। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके कोई परफॉर्मेंस करनी है, कोई कंपटीशन जीतना है, तो आप इन चीज़ों में जाइए। अगर आप नॉर्मल लेमैन हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आप किसी भी एज के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर यू। यू कैन एक्सरसाइज नाइसली, यू कैन टेक नेचुरल प्रोटीन्स, अपनी नेचुरल प्रोटीन डाइट में बढ़ा लीजिए, एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए। कोई भी ज़रूरत नहीं होती है हमें रिकवरी के लिए ये सब क्रिटीन या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की। अगर आप रात को ठीक से सो रहे हैं, 8 घंटे की नींद है, अच्छे से हाइड्रेटेड है आपकी बॉडी, पानी आप अच्छे से पी रहे हैं और घर का अच्छा न्यूट्रिशन है आपके पास, तो भी आपको प्रोटीन्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एक्सरसाइजेस करिए और हर सेशन के बाद अच्छी रिकवरी करिए। तो वर्षा जी, बच्चे आजकल लेट के मोबाइल देखते हैं या लेट के जो टीवी देखते हैं या खाली टाइम के अंदर आजकल तो हम देखते हैं कि चलो ठीक है, आजकल फैशन हो गया नॉवल पढ़ने का बहुत ज़्यादा, लेट के नॉवल पढ़ रहे हैं। क्या एक हम लोगों का जो पोस्चर है उस पे क्या impact पोस्चरल इश्यूज़ हैं, ये सारे पोस्चरल इश्यूज़ हैं। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट 12-13 साल की गर्ल्स, बच्चे छोटे, वो आते हैं। आजकल नया ट्रेंड आ गया है नॉवल रीडिंग का। बच्चे बहुत ज़्यादा नॉवल रीडिंग करते हैं, 8-8 मतलब मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एक दिन में पूरा नॉवल ख़त्म कर देते हैं। तो वो उस लेवल तक उनका नेक ख़राब हो चुका है, उस लेवल तक नेक ख़राब हो चुका है कि मुझे भी रिहैबिलिटेट करते हुए 1.5-2 महीने हो जाते हैं, तो भी उनकी नेक में वो से प्रॉब्लम परमानेंटली जा नहीं रही है। द मोमेंट दे, बिकॉज बच्चे हैं, पढ़ना तो है ही, अगर नॉवल नहीं रीड कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए तो नेक को बेंड करेंगे ही। अपनी स्टडीज़ के लिए भी अब नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर नेक, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ रहा है दोबारा। कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए ना बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ मैटर बच्चों का है। तो मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करूँगा exercises कि neck के, क्या हाँ। मतलब क्या सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर आपको नॉवल रीडिंग का शौक है और आप नॉवल रीड करना चाहते हैं तो बाय ए स्टैंड पे रखिए, आराम से बैठिए और नॉवल पढ़िए। ना ही अपने नेक को फ्लेक्स करिए नीचे और ना ही अपने हाथों में कुछ पकड़िए। जब हम हाथों में पकड़ते हैं तो भी वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे नेक की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा बच्चों के लिए रिकमेंडेशन है, बाय स्टैंड्स, यूज़ योर फोन्स ऑन स्टैंड्स, यूज़ योर बुक्स ऑन स्टैंड्स। अपना अगर आपको नॉवल रीडिंग का शौक है, 6-8 घंटे की रीडिंग का शौक है, तो प्लीज़ स्टैंड्स यूज़ करिए। नहीं तो नेक में डैमेजेस जो आ जाएंगे ना, वो इस लेवल के आ जाते हैं कि उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे रीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ ही नहीं आता है कि ये इश्यूज़ जो हैं कि हाथों में नमनेस, पूरे आर्म्स में नमनेस, ये सारा बहुत कॉमन सिग्नल्स हैं कि आपके नेक में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक में पेन आना लेटर स्टेज पे शुरू होता है, उससे पहले ये सब सिग्नल आपको दिखाते हैं कि योर नेक मसल्स, हैंड मसल्स आर गेटिंग वीक। तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं वर्षा जी। जी, यस, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। नर्वोलॉजिकल रीजन, बेसिकली दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नर्व्स वीक हो जाती है जब हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। मसल्स के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर से नर्व्स निकल रही होती हैं। नर्व्स आर काइंड ऑफ वायर्स, दे कैरी सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन टू योर मसल एंड मसल टू योर ब्रेन। तो ब्रेन से ये सिग्नल लाते हैं कि हमें, सपोज़ मुझे एक ग्लास पानी उठाना है, तो ब्रेन उसको सिग्नल करेगा कि मुझे अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, उस ग्लास को ग्रिप करना है और वापस पीछे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारा ब्रेन का काम है। और ये ब्रेन किसके थ्रू कर रहा है? नर्व्स के थ्रू कर रहा है, वो वायर्स के थ्रू कर रहा है। जब हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना, तो ये हमारे नर्व के सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न, जब एक्स्ट्रा वीकनेस आ जाती है मसल में तो फिर वो ट्रेमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ लोगों में नर्व डैमेजेस आ जाते हैं। सपोज़ कुछ लोगों में इंजरीज हो गई, कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है। आप लोग पैरालिसिस केसेस देखते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 30 से 40 से ज़्यादा पैरालिसिस केसेस को कम्प्लीटली रिवर्स किया है। कम्प्लीटली रिवर्स, 30 से 40। यस, पैरालिसिस 80% केसेस में हम पैरालिसिस को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं अगर हम जल्दी टाइम पे रिहैब स्टार्ट कर दें। यस, पार्शियल पैरालिसिस हम लोग काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन द केस एक्चुअली, कितने नर्व हमारे डैमेज हुए हैं। अगर हमारे नर्व सिग्नल ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं, मस्कुलर लेवल पे ज़्यादा डैमेज है, तो हम लोग उसको 100% रिवर्स कर सकते हैं। मस्कुलर लेवल के सारे डैमेजेस बहुत अच्छे से रिवर्स होते हैं। येस, इट इज़ मैजिकल। आई विल शो यू सो मैनी पीपल जो कि मेरे पास एक केस थे जिनमें शादी थी नहीं, दे वर लाइक न्यू कपल, शादी को 3 महीने हुए थे एंड द पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका लेफ़्ट साइड सारा पैरालिसिस हो गया था एंड ही वाज ओनली 24 आई थिंक। और वो पैरालिसिस होने के बाद मतलब समहाउ हम लोग कांटेक्ट में आए, मैंने रिहैबिलिटेशन स्टार्ट किया।
मुझे 3 से 4 महीने में मैंने कम्प्लीटली उस केस को रिवर्स कर दिया. कम्प्लीटली ही इज़ गुड नाउ. आराम से ड्राइव करते हैं, सब कुछ करते हैं. उनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनको रिहैबिलिटेशन में. तो नाउ ही इज़ कम्प्लीटली गुड. उनकी फैमिली ने मुझे इतना थैंक किया, बहुत ज़्यादा. मेरे पास जेस्चर्स ऑफ गिफ्टिंग, जेस्चर्स ऑफ यू नो Deserve. पीपल. यस, You दे deserve it. Actually, you You deserve. deserve it. बस वही है. लोगों तो को जैसे शायद ये आपने इसको पता ठीक करा तो ये दोबारा भी हो जाता नहीं है? नहीं, रिवर्स नहीं. पैरालिसिस रिवर्स नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई आप इंजरी को वो कर रहे हैं. एक केस मेरे पास पैरालिसिस का था जिसमें अ पर्सन वाज सेलिब्रेटिंग हर डॉटर्स बर्थडे और वो लोग बालकनी में जाकर दे वर हैविंग ड्रिंक्स. तो बालकनी अगर आपने पहले देखा होगा कुछ रीसेंट टाइम तक ना ग्लास की बालकनी का ट्रेंड था कि ग्लास का इंस्टेड ऑफ वॉल ग्लासेस वर देयर. तो वो ग्लास पे थोड़ा लीन हुआ और वो ग्लास ब्रोक एंड देन ही फेल इन द गार्डन. उन्हीं अपने ही गार्डन में नीचे गिरे एंड देन द ब्रेन डैमेजेस वर देयर और पैरालिसिस आ गया उनको. तो उनको रिवर्स किया फिर, मतलब उनको भी लगे 1 से 2 महीने 3 महीने लगे, बट नाउ ही इज़ ऑल्सो गुड नाउ, कम्प्लीटली वॉकिंग, बिल्कुल ठीक है वो. तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग कम्प्लीटली वर्क कर सकते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बोलने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यू नो द इशू दैट दे स्टैमर अलॉट, या फिर उनको कुछ बोलने में तकलीफ आने लगती है धीरे धीरे बाय एज. वो सारे इश्यूज भी हम लोग एक्सरसाइजेस के थ्रू रिजॉल्व. यस, टंग भी तो मसल है ना. जहाँ मसल है बॉडी में वो सारा रिपेयर हो सकता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, डायफ्राम हो, चाहे आपके एब्डोमेन मसल हो, चाहे आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो. डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी सारा हम लोग एक्सरसाइज से डील कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी तो नीचे सारे मसल्स ही हैं. आपके इंटेस्टाइन के नीचे भी मसल्स हैं, तो उन मसल्स पे वर्क करके हम सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं. यूटराइन फीमेल्स में इतने सारे यूटराइन इश्यूज़ होते हैं, सारे रिजॉल्व हो सकते हैं. तो बहुत हद तक हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ना एक्सरसाइज के थ्रू, राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, सारे इश्यूज सॉर्ट आउट अगर कर देंगे तो हॉस्पिटल्स और ये इनफर्टिलिटी सेंटर्स कैसे चलेंगे? ये तो आप लोगों के पीछे लग जाएंगे. देखिए देखिए मैं आई वुड नॉट से, मैं कुछ केसेस में ना ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर यस देयर आर जब अगर आप सपोज कोई रोड एक्सीडेंट से मेट है, यू नो फ्रैक्चर्स हैं, इंजरीज हैं, वहाँ पे हम लोग थोड़ी काम कर सकते हैं. वहाँ पे वही लोग काम करेंगे. बट यहाँ जहाँ पर मसल्स की बात है, जहाँ पर लिगामेंट्स की बात है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात है, जहाँ पर बोन्स की बात है, वहाँ पर हम सारा कम्प्लीटली वर्क कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, बोन की डेंसिटी वापस ला सकते हैं. कितने पेशेंट्स मेरे पास ऐसे थे जिनको डेली बेसिस पे इंजेक्टेबल्स लगते थे क्योंकि बोन डेंसिटी वाज दैट वीक. मुश्किल से 2 से 3 महीने उनको एक्सरसाइज कराने के बाद उनके इंजेक्टेबल्स बंद हो गए हैं सबकी. मतलब थायराइड, एक आई मेट विद अ पेशेंट हु वाज हैविंग 19 थायराइड. 19 हमें पास अभी भी उनके रिपोर्ट्स आई विल शो यू. 19 लेवल का थायराइड था. मैंने उनको विद इन 1.5 मंथ उनको 0 पे दिखाया. अब मैं आई विल शो यू द रिपोर्ट्स. तो ये सारी एक्सरसाइज की मिरेकल है, मेरे मिरेकल नहीं है, क्योंकि मुझे ठीक से करानी आती है. तो दिस इज़ दी ओनली थिंग, दिस इज़ द थिंग विच मैटर्स एक्चुअली. आई नो, आई बाय जस्ट यू नो वॉचिंग द पेशेंट, उनको फिजिकली चेक करने के बाद मुझे समझ आ जाता है कौन सी मसल में कितना प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए. लेवल 1 से ट्रीटमेंट शुरू करना है और बेस लाइन से शुरू करना है. अब कोई पेशेंट ही ऐसा, सपोज मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको ओपन हार्ट सर्जरी करी डॉक्टर्स ने और बाईपास किए, 3 बाईपास रूट बनाए. और उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने नोटिस किया, मैं आई वुड नॉट नेम द हॉस्पिटल, नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि ये थोड़ा सा ब्लॉकेज अभी भी रह गया है. तो डॉक्टर्स ने दोबारा हार्ट ओपन किया, दोबारा से 2 बाईपास रूट और बनाए, यानी कि टोटल 5 बाईपास रूट बनाए. और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मतलब सर्जरी को कंप्लीट करके, और 3rd या 4th डे पर मेरे पास डॉक्टर्स का पर्सनल एक कॉल आ गया था कि यू हैव टू सी दिस पेशेंट. जब मैं उनको देखने के लिए गई, ही वॉज कम्प्लीटली स्केलेटन, बिल्कुल पतले, बिल्कुल बहुत वीक, एक्सट्रीमली वीक कंडीशन में थे. वो अपने हाथ और पैर भी अपने आप से नहीं उठा पा रहे थे. तो उस कंडीशन से मैंने रिहैबिलिटेशन शुरू किया था. उनको हाथों से पकड़ के मुझे रिहैबिलिटेट करना पड़ता था, अपने हाथों से उनके हाथ पैर चलाने पड़ते थे, लंग्स की एक्सरसाइजेस करानी पड़ती थी. और अब 8 या 9 महीने हो चुके हैं इस केस को. अब वो हैं, ही रन्स फॉर 6 किलोमीटर्स एवरी डे, ही जॉग्स फॉर 6 किलोमीटर एवरी डे विदाउट अ फेल, और 100% हार्ड वर्क कर रहा है.
और सारे डॉक्टर्स भी ये देख के हैरान है कि इतनी जल्दी आपने रिकवर कैसे कर लिया. सो दिस इज़ द पावर ऑफ रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस. आई मीन वी कैन नॉट इवन थिंक कि हम लोग कितना ज़्यादा इसका, मुझे ही मैं खुद ही रोज़ सरप्राइज़ होती हूँ कि इतना लेवल का भी रिकवरी आ जाता है कि किस लेवल में. मतलब अगर मैं स्टार्ट कर, मेरे को अब जो रिसेंट केस मेरे पास जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, दैट इज़ अ केस ऑफ ऑडिबिलिटी. एक CEO हैं किसी कंपनी के, वो एक्चुअली हेडफोन्स लगा कर वो कॉल्स अटेंड करते थे, अपने इंटरनेशनल कॉल्स पे रहते थे, तो वो हेडफोन्स यूज़ करते थे. शुरू में उन्होंने एयरपॉड्स लगाए, एयरपॉड्स से उनको थोड़े इश्यूज़ होने लगे तो उन्होंने हेडफोन्स लगाने शुरू कर दिए. हेडफोन्स की वजह से उनको हुआ क्या कि एक कान की ऑडिबिलिटी धीरे धीरे बिल्कुल 70% 80% डैमेज हो गई है, सेकंड की 30% डैमेज हो गई है. नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट केस कि अगर मैं ऑडिबिलिटी उनकी किसी तरह मसल्स पे वर्क करके बढ़ा सकूं. तो ये सारी चीज़ें अब ये मेरे लिए भी खुद ही मिराकुलस है, क्योंकि मुझे मसल्स को स्ट्रेंथ करना आ गया है. तो अब मेरे लिए भी रोज़ नए सरप्राइजेज होते हैं कि अब मैं किस केस पे वर्क करूँ, अब मैं किस का तो आपने बहुत Yes, बताया it कि is तो visible. हर MNC में हर यस, बच्चे को एवरीबडी इज़ सबको यूजिंग लगाना हेडफोन्स. आप लोगों को नॉर्मली हेडेक्स होते हैं, कानों में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको बॉडी सिग्नलाइज करती है, प्लीज़ लिसन टू दोज सिग्नल्स. ज़्यादा देर हो जाएगी तो आप अपनी ऑडिबिलिटी कम्प्लीटली लॉस कर देंगे. उससे पहले प्लीज़ इन चीज़ों को रोकिए. हर लेवल पे एक्चुअली हम लोग ना बहुत अब्यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को, बहुत अब्यूज़ करते हैं. हमें लगता है कि बॉडी चिल्ला नहीं रही है और बोल नहीं रही है, इसलिए हम उसको हर लेवल तक अब्यूज़ करते हैं. कितने लोग हैं जो पार्टी पीपल भी हैं, या फिर कितने लोग हैं जो कि पूरा दिन काम करते हैं, रात को पार्टी करते हैं, फिर सुबह काम पे चले जाते हैं. दे आर नॉट रेस्टिंग. रात की जो रिकवरी हमारी मसल्स है ना, वो डीप स्लीप में रिकवर करती हैं. जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तब वो रिकवर करना शुरू होती हैं. तो 80% तो अब यंगस्टर्स ऐसे हो गए हैं जो डीप स्लीप में जाते ही नहीं हैं. मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इंजरीज या उनकी प्रॉब्लम्स ठीक इसीलिए नहीं हो रही है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे आ गई हैं, नर्व्स वीक इसीलिए हो गई हैं क्योंकि वो सोते ही नहीं. नॉट हैविंग अ गुड स्लीप. यस. तो अगर आप सोओगे नहीं तो नर्व्स कहाँ से रिकवर करेंगी. आपकी नर्व सिर्फ तब रिकवर करती हैं जब आप डीप स्लीप में होते हो. तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे को एक हेल्दी बॉडी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. हेल्दी बॉडी को क्रिएट करने के लिए हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करना ज़रूरी है. बैठना उठना, अगर आपको पता है आपके पूरे दिन में 8 से 9 घंटे का बैठने का काम है, या खड़े रहने का काम है, या ट्रैवलिंग है आप लोगों की, आप लोग बहुत एयर ट्रैवल कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए फिर आपको बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से प्लीज़ अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए. मेरे पास कितने डॉक्टर्स आते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जिनके, क्योंकि वो बेचारे बैठ के पूरा टाइम ऑन द टेबल काम कर रहे होते हैं, तो किसी के नेक में दर्द है, किसी की बैक में दर्द है, खुद ही मेरे पास डॉक्टर्स डॉक्टर्स हैं अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं. डेफिनेटली. क्योंकि अगर उनको नेक पेन्स हैं और कितनी देर तक वो भी मेडिसिन खा लेंगे, कितनी लेवल तक इंजेक्शन लगा लेंगे. मसल को तो स्ट्रेंथ करना ही पड़ेगा ना. तो मसल स्ट्रेंथ के लिए देन दे कम टू मी कि मसल को तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करना ही पड़ेगा. तो आप आज कल नहीं तो परसों मसल स्ट्रेंथ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. वर्षा जी, आगे क्या आपका टारगेट है? ये आर्ट कितने लोगों को सिखाना चाहते हैं? ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि आप इंडिया को भाई डिजीज़ फ्री बनाना चाहते हैं, या भाई कोई भी इशू है, या मसल्स स्ट्रेंथनिंग सिखाना चाहते हैं. मैं एटलीस्ट इंडिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मसल पे वर्क करके ना हम लोग बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में. आपकी बॉडी में 90% जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड पेन प्रॉब्लम्स, जो पेन्स हैं, उनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एनी सर्जरी. तो वो हम मसल पे काम करके कर सकते हैं. तो प्लीज़ ऐसे लोग जो कि रोज़ पेन में उठते हैं, पेन में सोते हैं, उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम लोगों को अप्रोच करिए, आइए, सीखिए किस तरीके से आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं. आप सिर्फ 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी इतनी ईजी कि आप आराम से लेट के और बैठ के करते हैं. खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती 80% रिहैबिलिटेशन केसेस में. और अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूँ कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ इतने इजी 500-600 रुपये के इक्विपमेंट में आप पूरी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं. तो इसीलिए कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको अपने रूटीन से सिर्फ 20 मिनट निकालने हैं डेली, तो अपनी बॉडी को कंडीशन करने के लिए. तो आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, 8-8 9-9 घंटे बैठने वाले लोगों में से हैं, डेस्क जॉब वाले लोग में से हैं, आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने अपने वर्क के हिसाब से अपनी अपनी मसल को स्ट्रेंथ करिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं.
अब जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको अगर नेक पे बार बार, सर्जन्स हैं, उनको झुक के काम करना पड़ता है, तो सबकी बैक में प्रॉब्लम्स हैं, नी में प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी अपनी रिहैब एक्सरसाइजेस करिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बेसिकली एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। यस, एवरी डे। आई Every मीन day. आप ये सोचिए ना, पहले हम लोग बहुत फिजिकली एक्टिव थे, अब हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे, हम मार्केट भी नहीं जाते हैं, वी ब्लिंकिट, यू नो। पहले लोग पैदल जाके एटलीस्ट सब्जी के लिए तो बाहर जाते थे, एटलीस्ट फ्रूट लेने बाहर जाते थे, एटलीस्ट मिल्क लेने बाहर जाते थे। ये अब वी ऑडियंस के हैव लिए मैसेज दे दीजिए वर्षा जी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये मैं चाहूँगा आपसे बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट मैसेज एक ही ऑडियंस के लिए दीजिए कि अपने बच्चों को एटलीस्ट, आज हम एक नेक्स्ट जनरेशन हो चुके, आज की जो जनरेशन है ना, वो बेसिकली घर पे बैठी बैठी बेकार हो चुकी है। जैसे आपने अभी बहुत बढ़िया एक चीज़ बताई है, मैं इस टॉपिक को भी छेड़ता ज़रूर। और मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट जो है ना, वो पहले ही होस्ट से पहले ही जब ऐसे आर्टिस्ट सामने बैठे तो खुद ही ऐसे मुद्दे एक्चुअली छेड़ हो देते क्या हैं। रहा है, आप अपनी जनरेशन को देखिए, मैं अपने बच्चों को देखूं या फिर आप अपने बच्चों को देखिए, हमारी जनरेशन क्या कर रही है। हम लोगों के जनरेशन तक वी यूज टू प्ले इन पार्क अ लॉट। राइट, हम लोग इतना पार्क में खेलते थे, जाते थे, कुछ भी खेलते थे, वी वर आउट इन सन एंड प्लेइंग। तो हम लोग विटामिन D3 डेफिशिएंट तो कभी नहीं हुए ना। अब हमारे बच्चे पार्क में जाने के लिए ही रेडी नहीं है, दे डू नॉट वांट टू गो आउट ईदर। तो या तो हमारे घर ऐसे हैं जहाँ पे पार्क्स ही नहीं है, यू नो, वी प्रेफर अ होम विच इज़ लाइक ऑन अ रनिंग रोड। मेन रोड पे घर है मेरा, आपके मेन रोड पे घर है, दैट इज़ गुड, बट you do not have a park, you do not have a facility where your kids can play, you know. Playing for a kid is as important जैसे कि हम लोगों के लिए खाना है, उनके लिए खेलना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उनकी एनर्जी को हम ऐसे चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, दे आर चैनलाइजिंग देयर एनर्जीज इन other manners. They are either involved in book reading, they are either involved in watching TVs or scrolling their phones, or they are getting involved in their, you know, video games. बहुत ज़्यादा एडिक्शन फ़ोन की और एक वीडियो चीज़ गेम्स की आपने बच्चों को बीच में है। भूल गया, ब्लिंकिट एंड ज़ोमैटो। या बच्चे Zepto। बैठे बैठे करेंगे क्या, भूख लगेगी खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, भूख लगेगी तो विद इन अ मिनट दे जोमेटो, दे डू ब्लिंकिट। ये करते फिर ओबेसिटी तो होगा क्या, फिजिकली वी आर नॉट मूविंग बॉडी, और बैठे बैठे ऑर्डर्स घर पर आ रहे हैं, किसी का बर्गर आ रहा है, किसी के पेस्ट्रीज आ रहे हैं, केक्स आ रहे हैं, एंड देन दे आर हैविंग इट, लाइंग एंड देन वाचिंग टीवी एंड मैं हैविंग। आपको बता देता हूँ, अभी एक रिसर्च हम लोगों ने करवाई है, बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स है उसके। 75% पॉलिटिशियंस अच्छा। नियर ओबीस। आप अब ये खुद ही आप देखिए। 75% ऑफ द पॉलिटिशियंस, मैं ऑडियंस के लिए बताया तो, कि हमारे जो राजनेता है 75% मोटापे के शिकार हैं। आप जब कभी देखते हैं ना टीवी पे, और हम लोग जब मोटापे की बात करते हैं ना अंकित, तो ज़्यादातर सब लोगों का दिमाग किस तरफ जाता है कि हम डाइट्स कर लें, किसी तरह अपना मुंह बंद कर लें, किसी भी तरह बस पतले हो जाएं। फीमेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है कि बस मुंह बंद करके किसी तरह पतले हो जाएं, बाकी बाद में देखेंगे। वही फीमेल्स, वही ऐसे लोग जो कि बहुत क्रैश डाइट्स करते हैं, वही ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आकर, और फिर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। यू सी द स्टडीज़, दोज हु आर क्रैश डाइटिंग, एक्सेसिवली क्रिएटिंग कैलोरी डेफिसिट इन देयर बॉडी, उन लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उन लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं नर्व से रिलेटेड इश्यूज़, उन लोगों को वो डिसऑर्डर, ट्रेमर्स, ये सब चीज़ें उन लोगों में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में आ जाती हैं। और जो लोग क्रैश डाइट्स पे जाते हैं, उन लोगों के सारे मसल ड्रॉप होने की वजह से उनकी इंजरीज, अगर उन्होंने एक छोटा सा बैग भी नीचे से ड्रैग कर लिया ना, उतने में भी उनकी बैग खराब हो जाती है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ हेल्दी डाइट। आप अच्छा खाइए, घर का खाइए, यस, आप तब भी फिट रह सकते हैं। यस। और कार्डियो अपने स्टेपल ग्रेन्स मत छोड़िए, वीट मत छोड़िए। वीट आपका स्टेपल ग्रेन है, बचपन से आपने वीट खाया है, तो अभी जाके आपको कोई वीट एलर्जिक नहीं होने वाला है। कितने, एक तो ये ट्रेंड आ गया कि वीट से आपको एलर्जी होती है। वीट से अगर एलर्जी होती है तो बचपन से एलर्जी होती है। सो प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन दिस फैक्ट। आप वीट एलर्जिक, ग्लूटेन एलर्जिक नहीं होते हो। 80% केसेस, 90% केसेस में ग्लूटेन एलर्जी बच्चों को होती है। बेबीज़ में हम चेक करते हैं, छोटे बेबीज़ में, कि ग्लूटेन एलर्जी है या नहीं है। अगर उन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी नहीं है बचपन से ही, तो दे, हाउ कैन आई बी अ ग्लूटेन एलर्जिक इन माई 40s, 30s, 20s? हाउ कैन? जब मैंने 20 साल खाया है तो मैं अब कैसे एलर्जिक हो रही हूँ उस चीज़ से? तो इसीलिए वो सब चीज़ें छोड़ना इज़ वेरी वेरी difficult. I mean, it is not at all a good sign that you're leaving your staple grains See, it's all और about दूसरे the gains। Instagram life.
या यूट्यूब लाइव आप जो देखते हैं वो साइंस ही इस तरीके से चली गई है ना, ये लोग बच्चों को देखती हूँ कि कुछ भी है इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ऐसे फॉलो करते हैं, ये Yes, खाते हैं, हाँ हाँ मतलब बस जो उसमें वो जो उसमें डाइट है। अब किनोवा वाज इन फैशन फ्यू डेज बैक, उसके पहले यू नो सब अब कुछ बकवीट्स आ रही हैं, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा Intermittent fasting है। यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा रहे हो आप लोग, फास्टिंग इज स्टिल ओके, बट अगर आप लोग अपने स्टेपल ग्रेन्स, आप इमेजिन करो ना, अगर आपकी बॉडी में जब खाना जाता है ना, तो लिवर को कम से कम 200 से 250 एंजाइम्स जो है ना क्रिएट करने पड़ते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर मेरे पास वीट और राइस, एक इंडियन स्टेपल एशियन फूड है हमारा वीट और राइस, अगर हम लोग उसको छोड़ के किसी और ग्रेन पे जाते हैं, सपोज़ आप लोग रागी पे जाते हो, सपोज़ आप लोग और किसी चीज़ पर जाते हो, तो लिवर को उसका प्रोपोर्शन चेंज, केमिकली बायोकेमिकली कितने चेंजेस क्रिएट करने पड़े होंगे अपने में ना, कितने सारे चेंजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो बार बार अगर आप इन चीज़ों को शफल करोगे तो उस एज में जब यू आर ऑलरेडी इन ग्रोइंग एज, योर बॉडी नीड्स, योर जॉइंट्स नीड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, उस टाइम पे अपना आप बेसिक न्यूट्रिशन छोड़कर और ऐसे न्यूट्रिशन को ढूंढ रहे हो जो कि हमारी बॉडी उसको एडजस्ट करने में ही इतना टाइम लगा रही है। तो इसीलिए प्लीज़ वीट्स छोड़कर या स्टेपल ग्रेन छोड़कर डाइट्स पे मत जाइए। आप अपने नर्व्स को और मस्कुलर सिस्टम को और ज़्यादा वीक कर लेते हो, ज़्यादा इंजरी प्रोन होते हो। अगर आप लोग वेट लॉस या पतले होना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सरसाइज, स्टे मोर एक्टिव, वॉक, जो गो फॉर जॉगिंग, डू यू नो अडेप्ट दिस काइंड ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल रादर देन गोइंग इनटू ग्रेट कैलोरी डेफिसिट्स। बेटर है अपना थोड़ा बहुत कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करिए, फ्राइड मत खाइए, मीठा मत खाइए, बस इन बेसिक चीज़ों पे रहिए। हैव अ हेल्दी फूड। यस, बेसिक लाइफस्टाइल्स जो पे पहले रहिए। पुराना प्रिमिटिव लाइफस्टाइल यस, लाइफस्टाइल था, हम लोग अपना पहले काम करो, अपना बस simple खाना अपने खाओ। हाथों से काम करते थे पहले के लोग। इनफैक्ट जो अगर हम थोड़ा एक लेवल, एक जनरेशन और पीछे जाते हैं तो हमारी दादी नानी वाज डूइंग चक्की ऑल्सो, एंड दे वर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हैंड, एंड ये सारा काम जो है ना, मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकली दे आर वाई। अच्छा ठीक है, वाई आवर मेड्स आर हेल्थियर देन अस? बिकॉज दे आर डूइंग अ वर्क। यस, दैट इज़ वाई दे आर हेल्थियर देन अस। हमारी मेड्स जो हैं पतली भी होती हैं, 3 से 4 से बच्चों के बाद भी, यस, क्योंकि 3 से 4 बच्चों के बाद भी अगर वो पतले हैं, दैट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज़ व्हाट मैटर्स। तो यही वो मैं आपको वो देना चाह रही हूँ मैसेज कि फिजिकली योर मसल्स आर मेंट टू मूव। आपकी मसल भगवान ने मूव करने के लिए बनाई है। अगर आप बैठ के एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में खाते पीते रहेंगे बैठे बैठे, तो सब ना विमेन के लिए हो गया, मेन तो अभी भी डिपेंडेंट है कि ये वर्षा सब जी, करना है। वर्षा जी, मैं हमारी एक मिनिस्ट्री के लिए एक मैसेज आपसे स्ट्रांगली, प्लीज टू ऑल द मिनिस्टर्स, यस बिकॉज अल्टीमेटली एंटायर इंडिया फॉलोज देम यस यस एंड दे आर द बेंचमार्क्स, बिकॉज आज कोई भी एक मिनिस्टर होता है जी, तो ये आप उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैं व्हाई ये दे आर हाथ नॉट जोड़ के फॉलोइंग, एक्चुअली हाथ जोड़ के हम सब, क्योंकि प्रे हम लोगों करना के चाहूँगी, बेंचमार्क्स है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यू पीपल आर द पीपल वी लुक एट, वी पीपल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम, वी गेट यू नो आवर मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल। हम लोग वी लुक एट यू फॉर एवरीथिंग। सो अगर आप लोग अनहेल्दी हैं, आप लोगों के ही लाइफस्टाइल पुअर हैं, रात भर आप लोगों के, क्योंकि यू आर सो बिजी, आप लोगों के रात भर मीटिंग्स भी चलते हैं, सोते नहीं हैं, पूरा पूरा दिन भी आप लोग काम करते हैं, तो हाउ वुड यू बी एबल टू मेंटेन योर हेल्थ? तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस में आइए, एक्सरसाइजेस से अपनी बॉडी को रिकवर करिए, क्योंकि दैट इज़ दी ओनली वे यू कैन रिकवर। हम लोगों के पास अब वैसे लाइफस्टाइल नहीं रहे हैं कि हम लोग, मेल्स वर फार्मिंग एक्चुअली पहले एंड फीमेल्स वर डूइंग हाउस होल्ड जॉब, इसीलिए दे वर फिट। नाउ द मेल्स आर नॉट फार्मिंग, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो एटलीस्ट एक्सरसाइजेस के फॉर्म में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करिए, बायोमैकेनिकली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। डाइट्स तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, आई वुड नॉट गेट इनटू डीप ऑफ डाइट्स, बट यस एक हेल्दी डाइट रखकर, अपने आप को हेल्दी न्यूट्रिशन रखकर देश के लिए और हम लोगों के लिए भी प्लीज़ एक बेंचमार्क क्रिएट करिए। आप लोग हेल्दी होंगे तो हम लोगों के भी, नॉर्मल जनरेशन भी, यू नो, दे वुड लुक अप टू यू एंड गो फॉर अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। टीवी पे कोई आता है तो कम से कम ये तो नहीं बोले ना हमारा जो नेता है ना वो कम से कम एक, मैं एक फ्यूचर देखना चाहता हूँ मिनिस्ट्री का अगले 10 साल के बाद। ये हमारा जो भी नेता है, देखिए किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग चीज़ है, नहीं हम कमेंट कर सकते, बट वो अपने रूटीन की वजह से ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, वो आते हैं, वो इतना मोटा पेट निकला होता है नेताओं का, वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि इंडिया से वो चीज़ जाए। आज फॉरेन के मिनिस्टर्स भी हैं, हम हर चीज़ देखते हैं ना कि फॉरेन में ऐसा हो गया या उस देश में ऐसा हो गया, आप वहाँ से अच्छी चीज़ें देखिए ना।
तो यही है बेसिकली, हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल ही बेटर करना पड़ेगा। एक्सरसाइजेज जब तक हम ऐड नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म में, तब तक हम लोग, और पता है क्या मेन प्रॉब्लम, अब मैं एक्सरसाइज बोल तो रही हूँ बट बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग नहीं है, इसीलिए तो अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोग जिमिंग करने के बाद भी इंजरी लेकर हम लोगों के पास आते हैं, तो वही मेन प्रॉब्लम है, हमारे एक्सरसाइज के ना पैटर्न्स ही अच्छे नहीं हैं। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू, अंडरस्टैंड द प्रॉपर रूटीन ऑफ एक्सरसाइज कि क्या होता है, मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, शायद आपकी बॉडी को ना सूट करे। तो मेरे फिजिकल वर्क और मेरे ऑक्यूपेशनल वर्क बहुत डिफरेंट है, आपके ऑक्यूपेशन वर्क बहुत डिफरेंट है, इसलिए अपने बेस पे, अपनी बॉडी के बेस पे जो बेस्ट है आपके लिए वो एक्सरसाइज पैटर्न को चूज़ करिए, कंटिन्यू करिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड वी ऑल नीड यू फॉर फ्यूचर। तो प्लीज़ हम लोगों के लिए एक बेंचमार्क क्रिएट करिए, आप लोग जितने हेल्दी होंगे उतना हम लोगों को, पूरा देश हेल्दी होगा। तो वर्षा जी, आपको अब कनेक्ट करने के लिए तो मैं नीचे बॉक्स में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जी कमेंट हाँ, बॉक्स में मैं, एनीबडी कैन क्योंकि टेक द अपॉइंटमेंट्स, दे कोई- कैन कम ओवर। एग्जैक्टली और ऑनलाइन भी कुछ क्योंकि बहुत मास को जब करना होता है कनेक्ट, तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ आइए, समझिए चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से रिहैबिलिटेशन स्ट्रेंथ काम करती है, और किस तरीके से आप अपनी बॉडी को एक बहुत बहुत बेटर बॉडी बना सकते हो, बहुत एक्टिव फ्रॉम व्हाट यू आर राइट नाउ, एंड हाउ मसल पावर कैन क्रिएट मैजिक टू यू। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि सर्जरी से पहले एक बार वर्षा जी से मिलके देखिए, क्या पता आपको सर्जरी की नीड ही ना हो। जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डर है कि मेरे साथ ऑपरेशन होने वाला है, और जिसके लिए आप मतलब सोच भी नहीं पा रहे मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, क्या पता वो लाइफ में हो ही ना। उससे बेटर आपकी रिहैब इनके साथ जाके एक्सरसाइजेस के थ्रू आपकी बॉडी बिल्कुल पहले जैसी तो नहीं, बट ऑपरेशन के बिना बिल्कुल ठीक हो जाए वो। यस, और मैं एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने 1000 केसेस रिवर्स किए हैं, सर्जरीज जहाँ पर रिकमेंडेड हैं, तो मेरे लिए इट्स नथिंग न्यू, इट इज़ रूटीन पार्ट ऑफ। यही एक हमारा एक मकसद, आज का जो पॉडकास्ट का हमारा जो मकसद था ना, ये था कि जो ज़रूरतमंद है, हाँ। बेसिकली जिनको नहीं पता, एक्चुअली जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता, उन तक कि ये आपको message पता है जाए। हम लोग प्रमोशनल पॉडकास्ट नहीं करते। तो मेरा जब आपसे मिला तो मेरे को था कि ज़रूरतमंद जिसको नहीं पता, जो बहुत परेशान हो चुका है, यस, जो डेली Exactly. आप अगर आप अपने गॉड फॉरबिड, अगर आप अपने पेरेंट्स को भी पेन में देखते हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, हेल्पलेस फील करते हो, क्यों नो मैं इन स्पाइट ऑफ गेटिंग टू गुड डॉक्टर्स, इन स्पाइट ऑफ गिविंग गुड मेडिकेशंस, ही इज़ नॉट हीलिंग। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर्स के पास, मैंने कहा है ना, सोल्यूशन इज़ मेडिसिन, इंजेक्टेबल, सर्जरीज, इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो रिहैब स्ट्रेंथ में वो ऑप्शन है, वो पावर है कि आप लोगों की डेली बेसिस की छोटी मोटी पेन सारे वो ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी पेन्स हो हम लोग ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं माइंडफुल रिहैबिलिटेशन से। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि अंडरस्टैंड करिए, ये एक बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नथिंग, कोई जादू नहीं है, बट जादू से कम नहीं है। जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि पहले क्यों नहीं किया मैंने ये लाइफ में। तो इसलिए प्लीज़ कम ओवर, जस्ट सी हाउ योर बॉडी कैन बी चेंज इनटू अ वेरी हेल्दी हैप्पी बॉडी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नीचे चैट बॉक्स है उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स जी दीजिएगा, जी इसके जी, अंदर हाँ जी, अलॉन्ग विद द लिंक, यस, जो भी जो लिंक करना ज़रूरतमंद चाहते है, हैं, यस, जो जो बहुत परेशान जो है, बहुत आप लोग जो परेशान है, बहुत please। पेन में सफ़र कर रहे हैं, वो पेन कहीं का भी हो, आपके नेक का हो, आपके एल्बोज़ का हो, हैंड का हो, नी का हो, बैक का हो, एंकल्स का हो, कहीं का भी पेन हो, प्लीज़ एक बार कंसल्ट करिए। सर्जरीज़ पे जाने से पहले एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करिए। मैंने जैसे पहले कहा कि 100% केसेस नहीं बोल रही हूँ, 90% केसेस में हम लोग रिवर्स कर देते हैं सर्जरीज़ को। सो प्लीज़, जहाँ सर्जरीज़ रेकमेंडेड, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं खुद ही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सर्जरी करा लीजिए, लेकिन अगर जहाँ लगेगा कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो डेफिनेटली 1 से 1.5-2 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेजर से मेजर प्रॉब्लम भी है ना, वो 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल रिकवर हो जाती है। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू थैंक यू फॉर आपका हैविंग मी बहुत हियर। बहुत 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 हम लोगों ने आज समय लिया, नहीं, थैंक यू और सो मच, इट डिजीज वाज सो फ्री बनाना नाइस बीइंग चाहते हैं हम हियर। इंडिया को, और जो परेशान लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, एक्चुअली कहते हैं जो गोडों में दर्द है, बस, ये हाँ, तो बस कहते हैं ना उन्हीं लोगों के लिए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग किसी पे डिपेंडेंट ना हो आगे लाइफ में। हर कोई ऐसा
ब्लेस नहीं है कि उनके बच्चे इतने अच्छे हैं या उनके पास नौकर चाकर हैं कि जो उनकी सेवा कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपने बॉडी में ही, अपने घुटनों में, अपने हाथों में इतनी स्ट्रेंथ रखें कि आप अपना बेसिक वर्क, टॉयलेट जाना, टॉयलेट आना, नहाना धोना, बेसिक एक्टिविटी आप अपने आप कर पाएँ। तो जो लोग भी बुज़ुर्ग हैं, जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जिनके पेन्स नहीं सेटल हो रहे हैं डॉक्टर्स को बार बार मिलने के बाद भी, तो प्लीज़ एक बार कंसल्ट करिए। आई थिंक वील बी एबल टू मेक अ चेंज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।